सारे अभी अपने अपनी रैंक के बारे में बात कर रहे थे कि आपकी कितनी आई है, आपकी कितनी आई है, कौन लबासना जाने वाला है, कौन हैदराबाद जाने वाला है और कौन IRS की ट्रेनिंग लेने वाला है। मेरी मम्मी थी पास ही में, उनको बोला मैंने कहा मम्मी मम्मी मम्मी, उनको लगा कुछ देख लिया मैंने। कार्टून देख के बच्चे बड़े होते हैं, तो हमारे घर में टीवी सीरियल देख के बड़े हुए हम लोग। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी मैं प्यासा देख रही थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस एग्ज़ाम से ना अपनी वर्थ मत अटैच करिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग बहुत पर्सनली ले लेते हैं। एक माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है कि यू आर वर्दी इवन विदाउट गिविंग दिस एग्जाम। जिस दिन मैं जाती थी उस दिन आई यूज्ड टू थिंक दैट आज पेपर में वही आएगा जो मैं पढ़ के गई हूँ। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो IAS बनने का ही सपना था। बिना कोचिंग किए दैनिक टारगेट कैसे तैयार करें? थोड़ी दिक्कत रहती है कि हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े। हमारी चीज़ पहले सेट होनी चाहिए कि कितना पढ़ना है। किस प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में कितने कितने नंबर आ जाने पे आदमी सेलेक्ट हो जाता है? दुनिया में ऐसी कितनी परीक्षाएं होंगी जिसमें सफलता की दर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.8% यानी 0.8% है। असफलता की दर बहुत ज़्यादा है, 99% से ज़्यादा लोग उस परीक्षा में असफल हो जाते हैं। वो परीक्षा है UPSC की, और ऐसी कठिन परीक्षा को पास करके आने वाले लोग, ऐसे ही कठिन परीक्षा में अपना परचम लहराने वाले लोग हमारे गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में हैं। आमतौर पे आप न्यूज़ रूम में देखते हैं कि 1-2 गेस्ट होते हैं। आज हमारे न्यूज़ रूम में 6 गेस्ट हैं, और इन 6 गेस्ट का परिचय ये है कि ये UPSC के टॉपर हैं, रैंक होल्डर हैं और अच्छी अच्छी रैंक के साथ यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत कीजिए इनका। आमतौर पे ऐसे पीढ़ी के लोग जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, जिस परीक्षा में इतनी ज़्यादा असफलता होती है उसमें जो सफल हुए लोग हैं उनकी तैयारी कैसी होती है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, उनकी स्ट्रेटजी कैसी होती है और कैसे वो अपने आप को कैरी करते हैं, इनसे आज की पीढ़ी के लिए बहुत कुछ सीखा जा सकता है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी और पिछली पीढ़ी के लिए भी इनसे सीखा जा सकता है। इसलिए इनका यहाँ पे आज बुलावा आया है। आज सब लोग न्यूज़ रूम में हमारे हैं, बारी बारी से सबका परिचय करा देते हैं। ये हैं हमारी अंबिका जैन। अंबिका जैन, आपकी कौन सी रैंक है? 69। आपका? स्मृति मिश्रा 4th रैंक। जी। गगन? हाँ, गगन सिंह मीना 120 रैंक। अभिनव सिवाच 12th रैंक। लघ्यमा तिवारी रैंक 19। खुशबू अबिरॉय रैंक 139। ये सारे अभी अपने अपनी रैंक के बारे में बात कर रहे थे कि आपकी कितनी आई है, आपकी कितनी आई है, कौन लबासना जाने वाला है, कौन हैदराबाद जाने वाला है और कौन IRS की ट्रेनिंग लेने वाला है। तो आप सब लोगों की स्टोरी जो है कमोबेश एक जैसी होगी। आप शुरुआत आपसे करते हैं अंबिका, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? जी, मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पिछले अटेम्प्ट में मुझे 128 रैंक मिला था, तो मुझे IPS मिला था। तो अभी फिर से मैंने दिया, तो इस बार मुझे IAS मिल गया 69 रैंक। अच्छा, और आपका? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। मैं लास्ट के दोनों प्रीलिम्स में क्वालिफाई ही नहीं कर पाई थी, तो ये मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था। सीधे टॉप 5 में? हाँ जी, टॉप 5 में। गगन, आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। लास्ट ईयर मुझे IPS मिला था हरियाणा कार्डर में, इस बार मुझे IAS मिल जाएगा। ये बढ़िया है। पहले जो है एक परीक्षा फोड़ दी, फिर दूसरे मतलब छोड़ा नहीं कि IAS तक जाना है। आपका अभिनव? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। मेरे लास्ट अटेम्प्ट में मुझे डानिक सर्विस मिली थी और मैं SDM प्रोबेशनर हूँ साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, और अभी 12th रैंक के साथ IAS मिल जाएगा होपफुली। और आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड उसी में रैंक आ गई। कमाल है। आपका? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, इस अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। तो हम लघिमा से शुरुआत करते हैं, जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। ये बताओ, हम ये नहीं पूछेंगे कितने घंटे पढ़ाई की, और ये बताओ जब से रिजल्ट आया उसके बाद से क्या क्या हो रहा है? उसके बाद से आधे घंटे फैमिली के साथ बैठने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं, मतलब इतने लाइफ में कभी नहीं आए, एंड बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ओवरवेलमिंग भी लगता है क्योंकि आदत नहीं है, बट ठीक है। रिश्तेदार भी बढ़ गए होंगे? हाँ, पहले से तो ज़्यादा हो गए हैं। पहले कम थे, अब ज़्यादा रिश्तेदार हो गए हैं। ये भी बोल रहे हैं कि हमको तो पहले से पता था बिटिया कुछ करेगी। सबको पता था, बस मुझे अभी पता चला है। अच्छा, तो आप कहाँ से पढ़ाई कर रही थी? नोएडा से, दिल्ली से या कहीं से और से? मैं दिल्ली से ही मैंने पढ़ाई करी है, स्कूलिंग भी, एंड मेरा ग्रेजुएशन भी दिल्ली से है। और रहने वाली कहाँ से?
मेरे क्योंकि फादर दिल्ली में ही जॉब करते हैं तो मैं ब्रॉट अप एंड रिसाइड दिल्ली में ही करते हैं, बट बैकग्राउंड लाइक मेरा अलवर राजस्थान से पढ़ता है, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती है। हाँ। तो कहीं कोचिंग वोचिंग की है अपने से? मैंने कोई क्लासरूम कोचिंग नहीं की है, मगर टेस्ट सीरीज़ ली थी, बट कोचिंग नहीं की, ऑप्शनल की भी नहीं ली, जीएस की भी नहीं ली, बट टेस्ट सीरीज़ दोनों की ली थी। क्या सब्जेक्ट था आपका ऑप्शनल? एंथ्रोपोलॉजी। कमाल है। आपकी दोस्त जो है, आपकी दोस्ती हो गई? हाँ जी। हो गई। रैंक वैंक सब पता चल गई? हाँ जी। अच्छा, आपने कहाँ से पढ़ाई की? मैंने विजन आईएएस से रेगुलर कोचिंग करी थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके अलावा मैंने भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी अलग अलग स्टेजेस पे। तो आपका तो जो नाम है, आपके नाम में ओबरॉय है, हाँ जी। जो फिल्मों में आता है हैं? सिंघानिया, ओबेरॉय, ये बड़े बड़े नाम आते हैं। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी का बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस है? होटल्स एंड बैंक्वेट्स का। मतलब मोटे आसामी है। हाँ जी। तो फिर जब पिताजी का इतना सब कुछ अच्छा था ही, तो क्यों लगा कि यूपीएससी जाना चाहिए? मेरे पिताजी को लगा मुझे यूपीएससी जाना चाहिए, तो फिर मुझे लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए। पिताजी के लिए ट्राई किया अपने लिए क्या? नहीं, मैंने पिताजी को पहले मना कर दिया था और उन्होंने बोला कि जैसे मेरी मर्जी, बट मैंने कॉलेज में सोचा कि मुझे एक्चुअली इसको एक थॉट देना चाहिए, एंड देन इट वाज माय डिसीजन, और फिर मैंने ट्राई किया और आपको हो गया। हाँ जी। तो अभी तो आपको आपकी रैंक 381 है ना? 139। 139। ओके, तो क्या चांसेस हैं, क्या मिलेगा? I'll hopefully be getting my second preference, which is IRS, GST and customs. मतलब पापा की मदद करनी है, जीएसटी वाला संभाल लेना है, ताकि जो है कुछ दाएं बाएं हो तो संभाल लिया जाए। No comment. अभी से तैयारी पूरी है कि जीएसटी ले लेना है। अरे कस्टम मिल गया तो? कस्टम मिल गया तो भी बहुत बढ़िया है, जो मिल गया वो बहुत बढ़िया है। तो बाहर से जो सामान आएगा उसमें हेल्प हो जाएगी। अच्छा अभिनव, आपकी क्या कहानी है? सर मैं हरियाणा से हूँ, बट मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली से हुई है। फिर सर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन IIM कलकत्ता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से हुई है। फिर सर मैं कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब की मैंने 1.5 साल के आसपास। फिर सर सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान हुआ। फिर सर डानिक्स और SDM के बाद अब S हट गया, SDM का अब DM बन जाएंगे शायद। जी सर। क्या करते हैं पिताजी? सर पिताजी डिप्टी कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन है हरियाणा में सर। खानदानी है ये मतलब? लगभग सर। तो आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? सर मेरी जो 12th तक की स्कूलिंग है वो हरियाणा से हुई है, ग्रेजुएशन फिर दिल्ली से हुई है। ऐसे लोग बहुत कहते हैं कि सर्विस में आ जाने के बाद तैयारी करना, पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा होता है कुछ या फिर? सर बिल्कुल सच्चाई है उस बात में, जो लोग कहते हैं वो बहुत सच्ची बात है। दिक्कत होती है सर, लेकिन अगर मतलब डिटर्मिनेशन है तो मैनेज हो जाता है, बट काफ़ी दिक्कत रहती है सर कि ट्रेनिंग या जॉब के साथ कंटिन्यू करना प्रिपरेशन। बिकॉज सर सर्विस में आने के बाद आपको एक विजन दिख जाता है कि आप सर्विसेज में फर्दर क्या कर सकते हैं, तो वो एक इंस्पिरेशन की तरह काम करता है। आप देखते हैं कि अभी मैं ये कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। मैं अगर फर्दर IAS बन जाता हूँ, IPS, तो मैं फर्दर ये कर सकता हूँ। तो इन अ वे वो मोटिवेशन की तरह भी एक्ट करता है कि आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि अच्छा ये हो जाएगा। जो कुछ लोगों को जो सर्विस नहीं करते तो वो क्लैरिटी मिलती नहीं। तो उस तरीके से मैं पॉजिटिव भी मानता हूँ सर, और ड्रॉबैक्स भी। तो दोनों ही चीज़ें इसमें सर। गगन, आपने भी पिछली बार IPS क्वालिफाई किया, तो इस बार IAS आपने चुना कि मुझे IAS ही बनना है, तो IPS भी तो ठीक ठाक होता है मामला? नहीं सर, IPS भी अच्छी सर्विस है और उसमें भी काम करने की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन सर जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो IAS बनने का ही सपना था। तो कहीं ना कहीं मन में वो था कि यार IAS बन ही सकते हैं, IPS ही बन गए। और लास्ट ईयर जैसे एक पेपर में काफ़ी कम मार्क्स रह गए थे, 77। तो दोस्तों ने भी बोला कि यार एक बार अटेम्प्ट और दे ले। बाकी पढ़ने का थोड़ा कम मन करता था, क्योंकि लोग जब ज़्यादा इज्जत करते हैं, कहीं जाओगे तो फिर ऐसा लगता है कि यार बन तो गए। फिर मुझे कार्डर भी अच्छा मिल गया था, हरियाणा कार्डर। तो लेकिन मन में एक वो जुनून था IAS बनने का। तभी दोस्ती करी सर, हरियाणा कैडर है। पहले से जानने लग गए थे। रिजल्ट अभी रिजल्ट आया था तो उससे पहले मेरी रविनव भाई की बात हो गई थी। लेकिन मैंने पूछ लिया था सर कैडर कौन सा, पहले वो से बोले हरियाणा में, बोले ठीक है फिर तो दोस्त है। बस वही था कि IAS बनना है।
तो फिर आ गई, रैंक भी आ गई, ठीक, और शायद अब बन भी जाएंगे IAS। शायद कि पक्का? नहीं, पक्का ही बन जाएंगे। ये जो शायद का खेल है कि बाकी पब्लिक जो डायलेमा में रहे, बनूंगा तो मैं हाँ, IAS है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपको आप यहाँ से मुखर्जी नगर से तैयारी करते थे, हाँ तो आप IPS जब बन गए तो एक ऑरा होता है अधिकारी का, तो वो अधिकारी वाला ऑरा छोड़ के आपने फिर 1 साल फिर एक एस्पिरेंट्स की तरह ही रहे। पहले जो तैयारी करते थे और उसके बाद जो तैयारी कर रहे थे, उसमें कुछ फर्क समझ में आ रहा था? नहीं, मुझे तो ऐसे बेसिकली कोई फर्क नहीं आया था। जिस रूम में मैं पहले रहता था, जिस तरीके से, मैंने उसी रूप में कंटिन्यूसली रहना स्टार्ट किया था फिर। क्योंकि जब एक बार हम बन जाते हैं नहीं, तो उसके बाद फिर पढ़ने का कम मन करता है। लेकिन मैंने बस ये सोच लिया था कि यार थोड़ा भी अगर शरीर के अंदर जो आलस आ गया नहीं, तो फिर उसके बाद पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हालांकि पढ़ने का थोड़ा कम मन करता था, फिर बाहर से कॉल भी आ रहे, दूसरे लोगों को भी उस तरीके से रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि जब लोग आपको रेस्पेक्ट देते हैं तो फिर आपको भी वो रेसिप्रोकल करना होता है। तो वो सारी चीज़ फिर माइंड में थी। बाकी उसके अलावा जैसे परिवार वालों ने भी काफ़ी वो बोला कि हाँ ठीक है, कर सकता है। उससे पहले मैं IIT VHU में था, तो IIT भी पहले क्वालिफाई कर चुका था, तो ऐसा मन में था कि हाँ ये कम से कम पास तो कर ही सकते हैं। अच्छा, मन में कभी ये आता था कि मान लो घर पे गए, यहाँ गाड़ी वाड़ी से चल रहे हो और देख रहे हो कोई अगर सिपाही या फिर कोई और पुलिस का आदमी जो है थोड़ा सा बदमाशी कर रहा हो, तो ऐसा मन करता है कि जाके डांट दूं? नहीं नहीं, ऐसा सर कभी नहीं होगा मेरे साथ, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में जाते हो तो आपका वो वहीं पे स्टाफ का एटीट्यूड बनता है। कभी कभी तो मैं खुद भूल जाता था कि यार IPS बन गया। तो लोग फिर इज्जत करने स्टार्ट करते, फिर लगता है कि हाँ कुछ तो बन गए फिर। नहीं, बाकी गाँव में कैसा माहौल था? नहीं, गांव में अच्छा था, क्योंकि मेरी तो स्कूलिंग भी गांव में हुई थी। जब गांव में गया तो गांव वालों ने और रिश्तेदार वालों ने, आसपास के लोगों ने जो एक सम्मान दिया था, तो उससे काफ़ी रेस्पेक्ट फील हुई थी, न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे पिताजी के लिए, क्योंकि उन्होंने तो इतनी सारी चीज़ देखी भी नहीं थी। वो गांव में ही रहे, खेती करते पिताजी, तो उन सबको इतना उनको पता ही नहीं था। तो पहली बार इतनी रेस्पेक्ट मिलने लगी उनको, तो फिर उनका भी, जब मुझे भी फिर प्राउड फील होने लगा कि यार मेरी वजह से मेरे पिताजी का नाम जुड़ा है, कि यार ये गगन के पिताजी जा रहे हैं, तो फिर काफ़ी प्राउड फील हुआ था। अच्छा, गजब है। स्मृति, आपके पास आता हूँ मैं। आपकी क्या कहानी है? मेरी स्कूलिंग आगरा से हुई, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और फिर मैंने LLB में एडमिशन लिया और अभी भी मैं फाइनल ईयर में ही हूँ। तो उसके साथ साथ मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और पहले 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ। इस बार मेरा प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्लियर होता गया और सीधे चौथी रैंक पे। आ गई जी। तो फिर क्या हुआ जब रिजल्ट आया, उसके बाद का क्या हुआ ये बताओ? सुबह से ऐसे माहौल बनने लगता है, आज रिजल्ट आ रहा है, इनफैक्ट 2 दिन पहले से ही ऐसे स्पेकुलेशंस होते हैं, तो घबराहट थी उस दिन बहुत ज़्यादा। उस दिन एग्ज़ाम भी था मेरा, तो मैं सवेरे ADR का पेपर लिख कर आई घर पे, ऐसे हाथ वाथ काँप रहे थे और खाना नहीं खाया जा रहा था, निवाले नहीं जा रहे थे अंदर, तो बस वेट कर रही थी कि रिजल्ट आए। फिर एक PDF अपलोड हुआ, तो उसमें चेक किया मैंने, फर्स्ट पेज पे ऊपर नीचे से शुरू किया या ऊपर से? ऊपर से ही देखना चालू किया। वो टाइप करके पहले आप एक तो आप टाइप करते हो, तो वो भी नहीं करना पड़ा, ऊपर ही था। तो मैंने रोल नंबर 2-3 बार वेरीफाई किया, एडमिट कार्ड से एक बार फिर से किया कि वॉल्स तो होप नहीं है ये। उसके बाद फिर मैं मम्मी पापा को, मेरी मम्मी थी पास ही में, उनको बोला, मैंने कहा मम्मी मम्मी मम्मी, उनको लगा कुछ देख लिया मैंने। कुछ बड़ा तो देख लिया। कीड़ा वीड़ा देख लिया, उनको लगा कि ये मैं, बिकॉज उनको लग रहा है मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, कुछ हो गया है, बिकॉज मैंने उनको नहीं बताया था कि रिजल्ट आने वाला है, बिकॉज फिर वो टेंशन में रहती हैं। सिर्फ मेरे भाई को पता था कि वो रिजल्ट आने वाला है, तो वो मैंने फिर पापा को वीडियो कॉल हुआ, फिर पापा को बताया, तो सब बहुत खुश थे, बहुत रिलीव थे। ये हो गया था उस दिन। पापा आपके पुलिस में हैं? जी पापा पुलिस में हैं। क्या है, कहाँ पोस्टेड है? बरेली में पोस्टेड हैं, वो इस वक्त DSP हैं जी। तो पापा से बड़ी अफसर बन गई आप? जी पापा से बड़ी अफसर बन गई। तो पापा का क्या रिएक्शन था? पापा एक्चुअली बहुत रिलीव्ड थे, वो बहुत खुश हैं, लेकिन उनका एक सपना था कि उनकी बेटी IAS बने, तो अगले साल वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनके सर्विस में रहते मेरा बन जाना, उनके वो बहुत खुश हैं ये चीज़। अंबिका, आप कहाँ से हैं? जी, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। आंध्र प्रदेश से? ये लगभग सारे हिंदी बेल्ट से हैं, आप जो है आंध्र प्रदेश से हैं। यहाँ पे आप तैयारी कर रही थी? जी, एक्चुअली मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करने आई थी दिल्ली में 2017 में। सो मैंने MA किया यहाँ पे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो तब से मैं यहाँ दिल्ली में हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू की 2019 में। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर दूसरे अटेम्प्ट में IPS बन गई, फिर तीसरे अटेम्प्ट में IAS। जी। तो आप सब लोग, ज्यादातर लोग हिंदी माध्यम से या इंग्लिश माध्यम से? आप लोग
इंग्लिश माध्यम। मेरा इंग्लिश था। आप भी इंग्लिश। जी इंग्लिश। आपका गगन हिंदी? हिंदी था। अभिनव आपकी इंग्लिश? इंग्लिश। हाँ, पा- मुझे हिंदी चलेगा क्योंकि मेरी मदर टंग जो है मारवाड़ी है, अच्छा। तो मैं बात कर पाऊंगी, शायद इतना बेहतर नहीं बट बोल तो अरे पाऊंगी। बहुत अच्छी हिंदी है। हाँ, आप हम लोगों से अच्छी थैंक इन यू। सबसे दोस्ती हो गई कि नहीं? जी हो गई। हाँ। तो यहाँ पे आप प्रिपरेशन कहाँ पे करती थी? जी मैं वैसे अलग से करोल बाग में रहती थी, ORN से थोड़ा दूर, क्योंकि मुझे वो वहाँ जाना इतना पसंद नहीं आता था। कहाँ पे? करोल बाग में ही, जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया था, तो वहाँ पे एक हॉस्टल की तरह था, वहाँ रहती थी मैं। कोचिंग वोचिंग ली या खुद से पढ़ाई? जी कोचिंग मैंने सिर्फ ऑप्शनल के लिए लिया, हम्म। उसके बाद मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया बस, बाकी। हमारे जो बहुत सारे यहाँ न्यूज़ रूम के साथी हैं, इनके बहुत सारे सवाल हैं, और ये जो है IAS और IPS जो बनते हैं, कई सारे मिथ भी होते हैं, तो इनके मन में बहुत सारी जिज्ञासा है, तो इनसे भी थोड़ा सवाल ले लेते हैं, फिर आप तक आएंगे जवाब के लिए। पहला बताइए सवाल मेरे पास जी। है। आप लोग जिस ऑर्डर में खड़े हैं ना, सबसे सही सवाल मैं ही पूछने वाला हूँ। 3 लोग हैं जिन्होंने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है और 3 लोगों ने नहीं पहनी हुई है। अब आपको इससे आगे पता चल जाएगा क्यों पूछने वाला हूँ। तो एक जनरल सा परसेप्शन होता है कि स्मार्टफोन या सोशल मीडिया ऐप्स बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करते हैं या उनसे दिक्कत होती है। तो एक सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा आपके पास में अनुभव हो कि उससे कुछ फ़ायदा हुआ हो तो वो बता दीजिए, और एक सवाल आप लोगों से कि कुछ ऐसा हो कि नहीं इस वजह से बड़ी परेशानी हुई किसी ऐप की वजह से या किसी भी तरीके के स्मार्टफोन के से, तो 2 अनुभव बता दीजिए अपने। मैं पहले इधर स्मार्ट वॉच वालों के पास चला जाता हूँ। हाँ बताइए। जी वैसे ये गिफ्ट था, जब मेरा IPS हुआ था तो मेरे दोस्तों ने मुझे गिफ्ट दिया था। वैसे मैं सोशल मीडिया से दूर ही रहती हूँ, मुझे खास लगाव नहीं है, मैंने कभी फेसबुक अकाउंट बनाया ही नहीं आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं ट्विटर पे हूँ एक्टिव। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जब आप यूज़ करते हो तो काफ़ी सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, उसमें बह जाना नहीं है। तो अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो तो सही है, बाकी तो आई थिंक टेक savvy होना अच्छी बात है। जी। मैंने सोशल मीडिया नहीं यूज़ किया काफ़ी टाइम से, बट मैं मम्मी का चलाती थी। तो उसमें कुछ लोगों को मैं फॉलो करती थी जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल, जैसे न्यूज़ स्टोरीज ये सब हैं, तो मैंने वो एग्जाम्पल्स मैंने एक्चुअली एजे में यूज़ किए थे। तो ये एक था कि एक तो मम्मी का फ़ोन था, वो अलग रहती थी, तो मैं कभी कभी जाके चलाती थी, तो वो एक्चुअली मैंने यूज़ किए एग्ज़ाम में। अभी मैंने 2 अकाउंट इसलिए बनाए हैं, एक ट्विटर पे, एक इंस्टाग्राम पे, बिकॉज बहुत सारे फेक आईडीज़ बन रहे हैं, तो एक वो बनाया। और नेगेटिव ये हो रहा है कि मेरे बिना कुछ लोग मेरी कुछ वीडियोस चला रहे हैं जो मैंने मॉक के टाइम पे दिया था, और वो वीडियोस बहुत ही आई वुड से अच्छे नहीं हैं, टू पुट इट माइल्डली। तो ये नेगेटिव मुझे अभी इम्पैक्ट पता चल रहा है सोशल मीडिया का। जी। स्टार्टिंग में सर अकाउंट तो था, सारे जितने भी सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मतलब जितने भी मुझे पता थे कॉलेज में, मैं सब में अकाउंट बना लिया था। लेकिन दिल्ली में आया तब ये सोच लिया था कि यार अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। पूछ रहे टिंडर पे भी बनाया? नहीं वो मुझे पता नहीं था, लेकिन पता चल गया। लेकिन नहीं वो अब बनाया है। नहीं उन पे सर नहीं बनाया। बाकी ये जो फेसबुक है इन पे अकाउंट है। दिल्ली में आके मैंने ये सोचा था, वहां से आया था। कोई विचार हो तो बना सकते हैं, ऐसा क्या है? सर ऐसा कोई विचार नहीं है अभी। ये सोचा था कि जिस दिन मेरा रिजल्ट होगा, मतलब कमिटमेंट था, उसके बाद ही मैं अब अगली पोस्ट डालूंगा। एक कॉलेज से निकला था, दोस्तों ने जैसे विदा करते हैं, काफी 4-5 साल में कॉलेज में रहा, तो एक अटैचमेंट हो जाता है कॉलेज के साथ। तो वहां से आया तो मैं सोच लिया था कि जिस दिन रिजल्ट होगा तो उसके बाद ही मैं पोस्ट डालूंगा। तो 4 साल बाद जब हुआ तो उसके बाद डाला। लेकिन उसके बाद जैसे एक बार सिलेक्शन हो जाता नहीं, तो जो और बैचमेट होते हैं उनके इंस्टाग्राम में सारे, तो वो रील देखने का शौक जरूर मुझे चढ़ गया था इस अटेम्प्ट में। लेकिन ऐसा है कि अगर आप सारी चीज़ों को अगर बैलेंस कर लेते हो तो पढ़ाई को आप स्मूथली तरीके से कर सकते हो। क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट में कुछ नहीं करता था, न किसी से बात करना, कुछ नहीं करना, तो फिर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। फिर दूसरे अटेम्प्ट में थोड़ा उस टाइप से रहने लग गया कि यार मूवी भी देख लेंगे, इंस्टाग्राम रील भी देख लेंगे, यूट्यूब पे वीडियो भी देख लेंगे, साथ साथ पढ़ाई भी कर लेंगे। इसलिए बैलेंस होनी चाहिए लाइफ में। अगर हम ज़्यादा खुद के ऊपर लोड लेके चलते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उससे परेशानी ज़्यादा होती है। एग्जाम में वो आउटपुट उस टाइप का हम दे ही नहीं पाते, फिर क्रिएटिविटी नहीं आएगी हमारे पास, फिर हम रट के जाएंगे यहाँ पे, फिर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा रटा पूछते नहीं है, वो क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल टाइप में पूछते हैं। तो जो हमारी क्रिएटिविटी है इन सारी चीज़ों से आती है। तो इन चीज़ों को अगर बैलेंस करके चले तो हो सकता तो है। मतलब गगन की तरह सोशल मीडिया चला के भी क्वालिफाई कर सकते हो, और अंबिका की तरह ना चला के भी, आपकी तरह धीरे से मम्मी का फोन थोड़ा चला के कर सकते हैं। अभिनव आप बताओ। सर मैं तो पहले भी कुछ नहीं था सोशल मीडिया पे, अभी भी नहीं है। स्मार्ट वॉच अभी भी नहीं है सर मेरे पास। तो सोशल मीडिया के नाम पे सर सिर्फ मैं व्हाट्सएप चलाता था।
और सर ने जो क्वेश्चन पूछा कि उसकी प्रोज क्या होते हैं कि एडवांटेज क्या होगी, तो एडवांटेज सर ये हो सकता है कि उसमें इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी लैच ऑन करती है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे है तो आप बहुत ही अपडेटेड रहते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी लैच ऑन करती है। और जैसे बताया इन्होंने कि एग्जाम्पल्स वगैरह आप वो यूज़ कर सकते हो एसए में, जीएस में, कहीं भी। एक बड़ा डिसएडवांटेज वही है सर कि टाइम वेस्ट हो जाता है, व्हाट्सएप पे भी हो जाता है, अब यूट्यूब पे भी आप एक रील देखो तो देखते रहते हो आपकी रील देखी तो सर फिर आपकी रील देखते रहेंगे, तो फिर वो एक डिसएडवांटेज होगा। सोशल मीडिया के नाम पे लघिमा का चेहरा थोड़ा सा कि नहीं ये तो मैंने है। सर मैं फेसबुक और ट्विटर पे नहीं थी, बट व्हाट्सएप चलाया था। इंस्टाग्राम पार्शियली कट ऑफ किया था, कम्प्लीटली नहीं, कभी आना कभी जाना टाइप्स। बट सोशल मीडिया से फ़ायदा है सर, कनेक्टिविटी रहती है बैचमेट से, वरना ऐसे अलग से ही हो जाते हैं बिल्कुल। कोई नहीं पूछता 2 साल, बट सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे तो लगता है ठीक है कि इसी के थ्रू चलो पार्ट तो हैं। एंड व्हाट्सएप तो था सर, फ़ायदा भी होता है, जैसे स्मृति ने कहा कि एग्जाम्पल्स वगैरह मिल जाते हैं। इनफैक्ट बेटर इंडिया मुझे याद है, और इवन एक द इंडियन इडियट करके इंस्टाग्राम पेज है, वो भी काफ़ी यूनिक और इनोवेटिव वे में न्यूज़ बताते हैं, तो ये सब फ़ायदा है। जी ओबेरॉय साहब। मैंने भी इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह डीएक्टिवेट कर रखा था जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, बट उसके अलावा फ़ायदे मुझे ये लगते हैं, मैं यूट्यूब पे टॉपर टॉक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए कभी कभी देख लेती थी, तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगता था। और व्हाट्सएप मैंने कभी कट ऑफ नहीं किया, सो आई वॉज इन टच विद पीपल एट द सेम टाइम। मुझे जब लगता था कि मुझे डिस्टेंस बनाना है तो मैं बना लेती थी। अच्छा, एक दिलचस्प चीज़ ये है कि टॉप 10 में 4 लड़कियां हैं, जो टॉप 5 में ही 4 लड़कियां हैं, और हमारे न्यूज़ रूम में भी 4 लड़कियां, 2 ही लड़के आए हैं। हाँ बताओ विकास। अभी ना ऐसा हम लोग तो डिजिटल मीडिया के बिजनेस में है, करियर भी है, तो हम तो रील वील देखते ही हैं, और देखना बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए। तो एक दृष्टि आईएएस में सर हैं जो बैठते हैं इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में, तो उन्होंने एक चीज़ बोली, मैं सुन रहा था कि ये जितने भी आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे कैमरा लेके चल रहे होते हैं साथ में, तो वो आप लोग उस चीज़ से कितना फैसिनेट होते हैं? और जाहिर तौर पे एक आध साल में सब अपने अपने स्टेट में होंगे, डिस्ट्रिक्ट के। और इसका एक एडिशनल सवाल कि आप लोग कल को जब पोस्टिंग हो जाएगी तो ट्विटर पे फोटो डाल के ये तो नहीं पूछेंगे कि इसको क्या कहते हैं? जैसे कटहल की फोटो डाली जाती है। जी बताइए। कटहल वाला सवाल मुझसे बहुत पूछा गया है ये पहले भी, और मैं तब भी बोलूँगी कि सिविल सर्वेंट्स को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। उनको अगर कटहल पूछना है तो पूछने दो, कटहल को कटहल है, उनको भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इट्स अ वेरी हार्मलेस कटहल, क्यों परेशान हो रहे हैं लोग? तो अगर वो इस चीज़ के लिए यूज़ करें, इट इज़ गुड एंगेजिंग विद पीपल, इट इज़ नाइस, मुझे बुरा नहीं। ये जो विकास का सवाल है कि जैसे आप अधिकारी हो जाते हैं तो आप कैमरा लेकर चलते हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं, सायरन बजते हुए म्यूजिक लग जाता है, उस पे उनका सवाल है कि आप लोग को क्या ये चीज़ें फैसिनेट करती हैं, या फिर आप लोग इस पे क्या सोचते हैं? नहीं, ये फैसिनेट तो नहीं करती हैं। वो वाला क्राउड आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो उसको थोड़ा आई डोंट थिंक मुझे फैसिनेट करती है। बाकी को पता नहीं। जी, जैसे कि मैंने बोला कि मैं ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हूँ, लेकिन जो मैं ट्विटर पे डालती हूँ वो होता है जो नॉलेज बेस्ड होता है। जैसे मैं कहीं नई जगह गई, कुछ नया सीखा, तो जो कैमरा वाला कल्चर है मेरे हिसाब से आई थिंक मुझे भी इतना फैसिनेट नहीं करता है। आई थिंक माई वर्क शुड स्पीक इंस्टेड ऑफ मी स्पीकिंग ऑफ मी डूइंग समथिंग। तो आई थिंक मेरे लिए भी कैमरा वाला कल्चर इतना खास नहीं है। और कटहल वाला ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। तो कटहल पास है, कटहल पास मतलब हर एक एज एन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, नॉट कि आप आईएएस हो या आईपीएस हो, इंसान की तरह कर सकते हो। ये जो इसका जो विकास का सवाल था उसको अगर हम अपने टोन में बोलेंगे तो बोलते हैं भौकाल पसंद। तो इसको ये जो है भौकाल बनाते हैं एक तरीके से, तो आपको क्या लगता है इस पे? नहीं सर, भौकाल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और बाकी का जो आंसर है वो सेम टू यू। जो वो है वही सेम है। अभिनव, आपके तो हरियाणा का दूसरा ही टॉर है। जी सर लेकिन भोकाल मुझे भी पसंद नहीं है, मैं भी कॉपी कर रहा हूँ इनके आंसर। बट सर ये है कि अगर सर जो इन्फॉर्मेशन है आपके पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर जो होता है डिस्ट्रिक्ट में, या ऑफिशियल चैनल है, उसके थ्रू अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है, सिटीजन्स तक पहुंच रही है, तो बहुत ही यूज़फुल है सर। अब सर जैसे कोविड में देखा, कोविड में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया से आ रही थी, ट्विटर से, फेसबुक से,
कि कहाँ कहाँ आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ वो हैं सेंटर्स हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन जो हो रही है सर वो बहुत ही यूज़फुल है। तो वो अगर ऑफिशियल उसके लिए हो रही है और किसी पर्पज़ के लिए हो रही है तो वो बहुत ही यूज़फुल लगती है सर मुझे। ये बताओ कि जो इतने वीडियोस डालते हैं और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उस पे जीएसटी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? I don't want to answer any GST questions anymore. नहीं, आप भोकाल वाला क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर प्रिपेयर करके बैठी हूँ। अच्छा, ये अच्छा है। हाँ, बता दो। हाँ, तो मैं हाँ तो रिगार्डिंग दी भोकाल क्वेश्चन, मैं भी पर्सनली उस चीज़ से फैसिनेट नहीं होती थी। एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि अगर कोई सिर्फ भोकाल देख के फैसिनेट होकर ये प्रिपरेशन कर रहा है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर, बिकॉज द प्रिपरेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट भोकाल, इट इज़ अबाउट अ लॉट ऑफ बैड डेज एंड अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसके लिए यू एक्चुअली नीड टू नो दैट यू हैव अ गोल टू क्लियर दिस एग्जाम। सर भोकाल से तो नहीं, बट गाने अच्छे होते हैं उनके रील के बैकग्राउंड में, याद भी हो गए हैं काफ़ी, एंड स्लो मो में चला देते हैं तो ऐसे देखने में ऐसा सर गिल्टी प्लेजर है, बट ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होते और देखने में भी हार्मलेस है। वो ऐसे लोग रील बनने लग जाती है जब आता है रिकमेंडेड में तो देख लेते हैं, बट ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा इंस्पायर नहीं होते हैं। अगला सवाल बताओ मेघना। गाने की बात हो रही तो मैं यही पूछना चाहती हूँ सबसे कि आप लोग फिल्म में देखते हैं या सिर्फ किताबों में ही सारा दिन चला जाता है? कुछ फिल्में देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, कौन सी फिल्में देखी लेटेस्ट? मुझे लेटेस्ट फिल्म तो याद नहीं, बट मैं बहुत टीवी सीरीज़ भी देखती थी, मूवीज़ भी देखती थी, एंड मेरे मेंस के बाद मैंने नॉवेल्स भी पढ़ी हैं, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर मेंस रिजल्ट। तो मैं सब कुछ करती थी पढ़ाई के साथ साथ, घूमने भी जाती थी बाहर कभी कभी, ताकि मेंटल स्ट्रेस ना हो। मूवीज़ तो मैं नहीं, बट टीवी सीरीज़ मैं भी देखती थी। टीवी सीरीज़ में क्या होता है सर, सोचना नहीं पड़ता रोज़ रोज़ आज क्या देखें, और छोटा ड्यूरेशन का भी होता है। सोचना अब क्या होगा। हाँ, मतलब मूवी के लिए सोचना पड़ता है, डिसाइड ही नहीं हो पाती आज क्या देखें। टीवी सीरीज़ एक बार स्टार्ट होती है ना तो आपको रोज़ पता होता है चलो नेक्स्ट एपिसोड देखना है, तो टीवी सीरीज़ मैं रोज़ देखती थी। बट रोचक भी बना रहता है कि आगे क्या होगा। वही सर, बहुत एक्सरसाइज हो जाती है सोचना कि कौन सी मूवी देखी जाए। टीवी सीरीज लंबे टाइम तक कमिटमेंट हो जाता था, ठीक है, तो इसलिए टीवी सीरीज। पक्का सारी मूवी देख रखी होगी। हाँ सर, मूवीज़ और वेब सीरीज़ वगैरह बिंज वॉचिंग करता था सर मैं, तो वो चलता ही रहता है सर। मैं तो इनफैक्ट सर आपने आज बुला लिया और आज भी मूवी देखता। डिस्टर्ब कर दिया। ये सर जोगिरा सारारा इसका टीजर वगैरह ट्रेलर जो देखा काफ़ी इंटरेस्टिंग और फनी लगा, मतलब अच्छा लगा, एंगेजिंग लगा। तो देखो फिल्म वालों का फ्री प्रचार करा रही हो। हाँ इंटरव्यू लग गया। तो देखने का था सर, वो बड़ा एंगेजिंग लग रहा था उसका जो ट्रेलर था, बट सर आपने बुला लिया तो आ गए आपके मैं पास। आपसे माजरत चाहता हूँ कि आगे से आपको फिल्म देखने में डिस्टर्ब ना करें। गगन। सर स्टार्टिंग में तो कम देखता था मूवीज और ये सब, बाकी छोटे छोटे वीडियो आ जाते हैं, जैसे कोई मूवी उसका शॉर्ट वीडियो आ जाता है तो वो काफ़ी मैं देख लेता था। कॉमेडी हो गई तो उससे क्या माइंड थोड़ा फ्रेश रहता था। लेकिन जब लास्ट ईयर जब IPS हुआ तो उसके बाद मुझे पहले बिग बॉस के बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे मुझे पता चला बिग बॉस का तो मैं उसके 5 सीजन देख डाला IPS बनने के बाद। पूरे मतलब रात को देखना स्टार्ट करता, कब सुबह हो गया मुझे पता ही नहीं चलता था। तो उसका वो चढ़ गया था। बाकी जैसे मूवी देखना, हाँ जब ये सिलेक्शन हो IPS बनने के बाद वेब सीरीज देखने का तो शौक फिर मुझे भी थोड़ा थोड़ा लगने लग गया था। बाकी मूवीज में थोड़ी इतने नहीं देखता। टाइम मैनेज हो जाता है पढ़ाई के लिए और इसमें सब कुछ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ स्टार्टिंग में तो थोड़ा मैं बोल रहा था कि पढ़ना ही पढ़ना है, वो 1-2 साल तक तो वो था, पता नहीं किसका मैं ऐसे सुन लिया था कि पढ़ना ही होता है, ये सब कुछ देखना नहीं होता। लेकिन जब खुद को पता लगा कि यार ये सब तो करता ही रहूंगा तो फिर मेरा माइंड ही खराब हो जाएगा, हो सकता है मैं डिप्रेशन में चला जाऊं, पागल नहीं हो जाऊं फिर कुछ। तो फिर थोड़ा ये सारी चीज देखना स्टार्ट किया तो उसके बाद ही फिर मेरा रिजल्ट होने लगा था। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज को अगर बैलेंस करके चलो तो आराम से हो जाता है। इनसे इत्तेफाक रखती हैं? सर बहुत ज़्यादा मैं मूवीज़ तो नहीं देखती, बट अगर जैसे टीवी सीरीज़ तो मैं बहुत बिंज वॉच करती हूँ। उस दिन मैं सिर्फ टीवी सीरीज़ देखूंगी, उस दिन मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूंगी, तो ऐसे होता है। ये कौन सी टीवी सीरीज आ रही है जो सारे IAS IPS को? अनुपमा गिल्टी प्लेजर है। और सर मैं ज़्यादा डांस वांस में बिलीव करती हूँ, तो मैं वो जो 2000 बॉलीवुड के क्रिंज सॉन्ग्स नहीं हैं वो उन पे डांस करती हूँ। वो बहुत ही
वो है मेरा हॉबी सर, तो मूवीज कम देखती हूँ अभी भी, ये है सर। जी अंबिका। सच बताओ, एकदम वाला पक्का वाला। हर दिन हाँ। हर दिन। सो मैं, जैसे उन्होंने अनुपमा और बोला, तो घर पे जैसे बचपन से कार्टून देख के बच्चे बड़े होते हैं, तो हमारे घर में टीवी सीरियल देख के बड़े हुए हम लोग। तो स्टार प्लस सोनी यही चलता था। तो अभी जैसे हॉस्टल में रह रही हूँ तो वो चीज़ नहीं है, तो हर दिन मैं मूवी या टीवी सीरीज, OTT सीरीज कोई भी एक, हर दिन 30 मिनट, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी मैं प्यासा देख रही थी। तो जैसे लिस्ट आया, खोला, देखा कि फर्स्ट पेज में नहीं, मुझे तो फर्स्ट और सेकंड पेज से ही मतलब था। अच्छा। तो क्योंकि IPS मिल चुका था, तो मुझे बस उसमें नाम नहीं दिखा, फर्स्ट पेज में नाम नहीं दिखा, मुझे लगा नहीं हुआ। फिर मैं मूवी देखने वापस चली गई। फिर कॉल आया कि चलो तुम्हारा हो गया। तो मैं हर दिन देखती थी, बट बात ये है कि मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए देखती थी। अगर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे जुबली आया था रिसेंटली, तो विक्रमादित्य मोटवानी का, वो मैंने पूरा रात में बैठ के मैंने ख़त्म कर दिया। दहाड़ आया था, दहाड़ भी पूरा ख़त्म कर दिया। इससे ज्यादा बिगड़ मत जाना, ये लोग सब हो गए हैं, इनका सबका सिलेक्शन हो रखा है। आप लोग पता लगा इनकी तरह कि मूवी, ये वाली बात इंस्पायर कर गई कि मूवी देखना है, सीरियल देखना, डिसिप्लिन के साथ देखना। जी अगला सवाल। अभी सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे थे और हमारा ललन टॉप सोशल मीडिया पर ही है, तो इससे पहले कभी आपका ललन टॉप से वास्ता पड़ा है? जी बताइए। मेरा बहुत कम वास्ता पड़ा है, मैंने शायद कभी 1-2 वीडियोस देखे होंगी, बट मैं आज बहुत अच्छे से जानी हूँ। अच्छा, जान गई। हाँ जी, अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा भी लगा। जी लगो। मेरा भी मतलब वास्ता तो नहीं पड़ा, 1-2 सीनियर्स जो पहले कभी क्वालिफाई हुए थे उनके थ्रू वीडियो देखी थी, बट अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा। बट आज का एक्सपीरियंस जो था रूम में, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, इतने बड़े बड़े लोग थे एंड काफ़ी अच्छा लगा, मतलब पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस था। सर मैं तो देखता था वीडियोस आपकी, और मैं ये देखना चाहता था कि ये जो लोग हैं ये आते हैं, ये कहाँ आते हैं। तो एंट्री किया मैंने, तो मैं सोचा अरे वीडियो में तो ऐसा ही दिखता है। तो मैंने पूछा कि यहीं बैठते हैं वो? हाँ बोले यहीं बैठते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि हम भी वहीं खड़े हैं जहाँ पे बड़े बड़े लोगों के आप इंटरव्यू लेते हैं। अभी बड़े लोग जैसे कोई सिंगल लोग आते हैं तो उनके लिए चेयर लगती है। अब 6 लोगों को एक साथ चेयर लगाएंगे तो कैमरे का फ्रेम जो है गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए हम आपसे माफी चाहेंगे। जी आप बताइए। नहीं सर, मैंने भी पहले देखा हुआ ललन टॉप। मैं तो जैसे वो शायद आज तक होता है उसमें भी गया हुआ हूँ। लल्लन टॉप अड्डा। हाँ ललन टॉप अड्डा। तो वहाँ आपको देखा था। क्यों इस जैसे सिलेक्शन होने के बाद मैं काफी घूमने लग गया था फिर दिल्ली में कि शायद आज तक लगा हुआ, जाके उसको भी देख लेते हैं। वहाँ ललन टॉप अड्डा है, बैठे की वो होती थी चुनाव के टाइम पे, या फिर कोई नई पर्सनालिटी को बुलाते थे तो उनका इंटरव्यू सुनना, तो वो सारी चीज मैं देखता था। सब वीडियोस फॉरवर्ड होते हैं ना, जो कुछ बहुत फेमस, तो वो मेरे को फॉरवर्ड होते थे, तो वो देखे हैं सर। और बाकी डिनर टाइम पे थोड़ा कभी देखो। कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं कि आप ललन टॉप देखो ही। नहीं देखा है सर वीडियो, वो तो है। ये तो वो था सर कि वो क्लाइमेट जो है, मूड जो है इस चैनल का, वो अच्छा है सर। जी अंबिका। जी मैंने भी फुल वीडियो तो कभी नहीं देखा, बट ट्विटर पे जो क्लिप्स आते हैं, सौरभ जी के जो वीडियोस आते हैं, उनके सबसे ज्यादा वायरल जो आई थिंक रिसेंटली आपने ईरा सिंगल के साथ वो वीडियो बनाया था, और तापसी पन्नू का भी, तो ऐसे क्लिप्स देखे थे कई सारे। और मुझे आपके लोगो बहुत यूनिक लगता है, इट्स वेरी कलरफुल, एक वाइब्रेंट सा लोगो है। तो आई थिंक देखा है मैंने, और बहुत ही इनोवेटिव है ना ये जो इंटरेक्शन का, बहुत ही इनफॉर्मल। सो मैंने देखा है, इतना ज़्यादा नहीं बट देखा है। अब थोड़ा सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलते हैं। किसी के पास तैयारी वाला सवाल है? हाँ बताइए। मेरा तैयारी को लेकर तो क्वेश्चन नहीं है, मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी को लेकर बहुत सारे लोग हमारे आसपास दिख ही जाते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन है, वो लोग बहुत ज़्यादा स्टडी पे इतना ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि अपने आसपास लोगों पर नहीं ध्यान देते हैं। तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो पूरा फोकस्ड रहें, या फिर स्टडी पे, या फिर? चलिए मोटिवेशन स्पीकर शुरू हो जाते हैं, अब बताइए। मेरे हिसाब से आपको सबसे मेन ध्यान तो स्टडी पे देना ही पड़ता है। तो थोड़ा टाइम कम करना पड़ता है एक्सटेंडेड फैमिली के लिए या फ्रेंड्स के लिए, बट अपनी फैमिली को टाइम देना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड उसके अलावा फ्रेंड्स को, एक्सटेंडेड फैमिली को थोड़ा टाइम देना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट मेन फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। मेरे हिसाब से भी अगर आप दिन में जितना आपने डिसाइड किया है कि इतना टारगेट अचीव करना है, और वो आप कर लेते हैं, उसके बाद आप उस दिन में कुछ भी करें, आप अपने नियर एंड डियर वन से जितनी बात करें तो ठीक है। एंड मंथली या फोर्टनाइटली विजिट भी कर लें तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है, बट स्टडी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर आप बिकॉज यू कैन नॉट स्टडी फॉर 8-9 आवर्स कॉन्टीन्यूसली, तो आप जितना आप
पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे ये पढ़ना है आज, अगर वो आप कवर कर लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको भी लेजर टाइम चाहिए कि आप थोड़ा सा रिजुवनेट हो जाए। तो उस लेजर टाइम में सिर्फ कुछ लोग दोस्तों से, फ्रेंड्स, फैमिली से बात करते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग सर। उसका मैं सबूत भी लाया हूँ आज आपके पास। सर ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड है अमित, DTU का, तो ये बताएगा सर आपको कितनी बातें करते थे हम इसके साथ। और वो मेरा भाई भी आया हुआ है अक्षत सर, ये दोनों बताएंगे आपको कितना मैं इंटरेक्ट करता था इनके साथ। अच्छा, कितनी बातें होती थी? बहुत बातें होती थी। जब बातें होती थी कोई टाइम लिमिटेड नहीं होता था, 1-1 घंटे 1.5 घंटे में जियो कॉल काट देता है, लेकिन अपनी बातें चलती रहती थी। और जब वो कंप्लीट हो जाती थी, हम सेच्योर हो जाते थे, उसके बाद ही अपनी कॉल एंड होती थी। ऐसा है, तो हम बहुत इंटरेक्शन में रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंट रहे, लेकिन जब भी हमने बात की तो हमने अच्छे से बात की और पूरा हमने जो भी एक दूसरे से शेयर करना था वो हमने शेयर किया पूरा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से जाना है और पढ़ना है, ऐसा नहीं। जब बात की तो अच्छे से बात की और हम वीकली हम बातें करते थे अच्छे से। ये आपके भैया है? हाँ जी, सगे वाले? सगे। हैं? हाँ, पक्का? बड्डा भाई? हाँ, बड्डा भाई। अब तो ये अफसर हो गए। बिल्कुल। तो तुम पर भी प्रेशर है कि तुम्हें क्रैक करना है? ऑब्वियसली प्रेशर तो है, बट मैं अपने हिसाब से करूंगा। But he is following his elder brother. He was pass out from DTU. He is also in DTU. So I think very soon he will be. भैया ने MBA की, BTech की पहले, फिर MBA की, फिर प्राइवेट जॉब की, फिर गवर्नमेंट जॉब की, तो उससे मेरे को बहुत क्लैरिटी मिल गई अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे को आप यहाँ रहने वाले कहाँ से हो आप लोग? हम गुरुग्राम। गुरुग्राम से। अच्छा, बहुत अच्छा। अगला सवाल बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, चाहे कितना भी अच्छी प्रिपरेशन हो गई हो, एग्जाम से पहले ना वो एंग्जाइटी होती ही है, या प्रिपरेशन के टाइम पे एक पॉइंट आता है जब आपका ब्रेकडाउन हो जाता है कि आपको लगता है कि होगा या नहीं होगा, स्पेशली इंटरव्यू से पहले। तो उससे कैसे डील करते थे, या जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या टिप्स आप? इस सवाल का जवाब देगी स्मृति। बताइए स्मृति। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस एग्ज़ाम से ना अपनी वर्थ मत अटैच करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग बहुत पर्सनली ले लेते हैं। जैसे मैं प्री में फेल हुई, CSAT में, कि मैथ्स भी नहीं हो रही मुझसे, एग्ज़ाम ही तो है। तो एक माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है कि यू आर वर्दी इवन विदाउट गिविंग दिस एग्ज़ाम। सेकेंडली, मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया है। वो हमेशा, तो जो आसपास जो अच्छी अच्छी चीज़ें बोले ना आपको, उनसे सराउंड हो जाओ कि नहीं नहीं तुम कर सकती हो, नहीं नहीं तुम्हारा सब अच्छा होगा। और दूसरा यही कि आप इतना ज़्यादा इस एग्ज़ाम को, मैं कह रही हूँ बहुत बड़ी बात है, ऑनर की भी बात है कि मैंने क्लियर किया है, तो मैं इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर रही। लेकिन ये चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम से ना ये जोड़ लेते हो कि मेरी इज्जत जुड़ी है इस एग्ज़ाम से, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जी अंबिका जी, इसका मेरा मानना है कि एक ही तोड़ है कि क्रिकेट में जैसे आप जितना अच्छा नेट प्रैक्टिस करोगे, आप उतना अच्छा जाके फाइनल डे पे परफॉर्म करोगे। तो मेरा मानना है कि आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे हर एक टेस्ट में, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू तो मैं मानती हूँ कि आपको नेचुरल रहना है, एकदम जैसे आप हो, कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं। मैंने दोनों इंटरव्यू में कोई खास स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि आप जब शुरू करते हो प्रिपरेशन तभी आप हर स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो है। और जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आई मेट विथ फेलियर। वन रीज़न कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, मेरा सिर्फ 2 क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स से छूटा था, वो क्योंकि मैंने कम अटेम्प्ट किए थे। क्योंकि वो होता है ना बिग डे फैक्टर, अरे प्रीलिम्स है, तो वो समझ आ गया कि अरे ये चीज़ मैं अगर करूँगी तो हो जाएगा। तो फिर मैं दूसरे अटेम्प्ट पे गई। तो मैं अगर आपको बताऊँ उस दिन का क्या सिचुएशन था, मेरा कुतुब मीनार के सामने ही मेरा सेंटर था, कुतुब कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे जेसिका लाल का मर्डर केस था। तो मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता था। मैं अपने साथ एक ऐसे फ्रेंड को लेके जाती थी जो नॉन UPSC वाले हैं, जो मुझे काम डाउन करे उस टाइम पे। तो हमने बैठ के वहाँ पे उस केस स्टडी के बारे में डिस्कस किया कि वो टाइटल कैसे आया, उस मूवी में क्या कैरेक्टर्स थे, किसने क्या रोल प्ले किया। और मैं मेरा लॉजिक था, हर बार एग्ज़ाम देने से पहले मैं अपना फेवरेट कोई गाना गुनगुनाती थी, चॉकलेट खाती थी अगर अलाउ करते थे, और फिर जाके सीधा सो जाती थी। अगर पेपर दे रहे तब जाके देती थी। तो अपने में आप रहो और कोशिश करो कि डोंट गेट दैट बिग डे फैक्टर इन माइंड। सोचो कि आप कोई मॉक एग्जाम ही दे रहे हो। अगर आप फाइनल डे को मॉक समझेंगे ना, तो प्रेशर आपसे नहीं रहेगा। अदरवाइज पढ़ते वक्त आप, जैसे स्मृति ने बोला, सही बात है कि दिस एग्जाम इज़ नॉट योर लाइफ, वो तो एक पार्ट ऑफ योर लाइफ है ना। जिंदगी और भी बड़ी है, जिंदगी इससे भी जिंदगी गुलजार है कहते हैं ना। तो इसमें और भी चीज़ें आती है, सिर्फ यही नहीं है ना। अगर आप फेल हो चुके हैं, आई थिंक इस एग्जाम में परसेंटेज भी बहुत, जो पास परसेंटेज है बहुत कम है, तो बाकियों की लाइफ एंड नहीं होती यहाँ पे। तो आई थिंक यही है कि आप उस चीज़ को समझो। तो खुशबू ने भी जवाब अपना
तैयार किया होगा। इस वाले सवाल का किया था कि नहीं किया था? मेरा सिमिलर ही जवाब है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, यही सोच के चलना चाहिए। और मैं जब एग्ज़ाम देने जाती थी तो एंग्जाइटी इज़ वेरी रियल, फियर इज़ वेरी रियल। मैं भी एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड आउट होती थी और मैं इनफैक्ट किसी से बात भी नहीं कर पाती थी बिकॉज आई यूज़ टू बी सो स्कैर्ड कि मुझसे बात भी मत करो। बट व्हेन आई यूज़ टू गो फॉर ईदर प्री मेंस और इंटरव्यू, जिस दिन मैं जाती थी उस दिन आई यूज़ टू थिंक दैट आज पेपर में वही आएगा जो मैं पढ़ के गई हूँ, आज मुझसे वही पूछा जाएगा जो मुझे आता है, एंड आई विल बी कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग। तो उस दिन को ऐसे रखना चाहिए कि उस दिन आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे, उससे पहले स्ट्रेस इज़ इनएविटेबल आई थिंक। लकीमा? सर स्ट्रेस होता है डेफिनेटली, बट मैं कहूँगी प्रैक्टिस करोगे तो मतलब यू कैन ओवरकम इट। जैसे सर मॉक इंटरव्यूज़ देते वक्त मुझे ज़्यादा एंग्जाइटी हुई थी और हार्ट बीट तेज़ होना, बट रियल इंटरव्यू में आई वॉज सरप्राइजिंगली वेरी काम। वो सीट होती है ना जो रूम के आउटसाइड आपको बिठाते हैं 5-10 मिनट के लिए, उसमें मैं बहुत काम थी। और मॉक इंटरव्यूज़ देते वक्त मुझे बहुत एंग्जाइटी हुई थी। तो सर शायद कैमरा का फैक्टर भी आ जाता है या कुछ, बट प्रैक्टिस से थोड़ी एंग्जाइटी कम हो सकती है। सर एक चीज़ जो मुझे लगती है कि जैसे मैंने प्रीलिम्स में अपना रूटीन चेंज नहीं किया था। प्रीलिम्स 5 जून का था तो मैं 4 जून तक मस्त 8 बजे तक सो के उठती थी। तो मतलब प्रीलिम्स वाले दिन मैंने थोड़ा सफ़र किया था क्योंकि मेरी मतलब शुरुआत 5 बजे उठना था, रोहिणी जाना था साउथ दिल्ली से 2 घंटे दूर, एंड बहुत ऐसे पैनिक सा हो गया था क्योंकि रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो आई गेस फिर मैंने मेंस और इंटरव्यू के दिन क्या करा, 10 से 15 दिन पहले से जब एग्ज़ाम है तब से रूटीन को थोड़ा ऐसे बदल लिया कि जो उस दिन आए तो नेचुरल लगे रूटीन। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी मदद आई मेंस और इंटरव्यू दोनों में, तो प्रीलिम्स से ये सीखा। अभिनव? सर जैसा इन्होंने बताया कि मैं भी सर मानता हूँ कि 2 चीज़ें हैं। एक है प्रैक्टिस, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये चीज़ तो मैंने पहले की है, प्रीलिम्स पहले दिए है, मैंने मेंस के आंसर्स पहले दिए हैं, इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू दिए हैं, तो अब जब मैं एक्चुअल दे रहा हूँ तो ये भी मैं अच्छी तरह दे दूँगा। तो एक तो प्रैक्टिस है सर, जिससे आप कॉम्पिटेंसी स्किल्स डेवलप करते हैं और वो उसको रिप्रोड्यूस कर पाते हैं एक्चुअल में। और दूसरा सर सेल्फ फेथ और कॉन्विक्शन जो होता है हर कैंडिडेट में, बट एंग्जाइटी की वजह से वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वो अगर वो सेल्फ फेथ और कन्विक्शन भी होना चाहिए कि ठीक है मैंने पहले किया है, नॉन एग्जाम सेटिंग में किया है, तो मैं इसे अब भी करूँगा। तो मुझे लगता है सर ये 2 पिलर्स हैं जिससे कोई भी एंग्जाइटी या फिर जो वो होता है एग्ज़ाम से पहले नर्वसनेस वो कम हो सकती है। गगन, आपके तो फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई ऐसा नहीं रहा और आपको मोटिवेट भी आपको खुद से होना पड़ता होगा कई बार, आपके क्या अनुभव रहे? नहीं सर, एंग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस भी रहते हैं, और जैसे इस एग्ज़ाम में स्ट्रगल भी थोड़ा करना पड़ा था। मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया था, सेकंड अटैम्प्ट में मेंस नहीं हुआ, फिर तो खुद के ऊपर डाउट होने लग गया, शायद क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, काफ़ी टाइम भी लग रहा है। और फिर जो साथ वाले दोस्त थे, क्योंकि बैचमेट थे, उनका कोई PSU में लग गया, कोई इंजीनियरिंग सर्विस में हो गया, तो एक बार मुझे लगने लगा था कि शायद चेंज कर लेता हूँ मैं, या इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ चला जाता हूँ, स्टेट PCS दे लेता हूँ। लेकिन फिर अंदर वो था कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि यार अगर मेहनत करूँगा तो हो जाएगा। लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाता था तो जो मेरा कॉन्फिडेंस मतलब अच्छा रखता था, मैं उस टाइम मैं ये सोचता था एग्ज़ाम देते टाइम, यार इतना मैं पढ़ा हूँ, अगर ये मुझे नहीं आ रहा होगा तो ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिनको ये आता होगा क्वेश्चन। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लगता था। बाकी जैसे एंग्जाइटी होती है, इंटरव्यू देने का पहली बार में 19 में, तो उससे पहले तो मैं किसी जो सिविल सर्वेंट को जानता भी नहीं था। मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ तो पर्सनली खुद को जानने वाला मैं खुद ही था, उसके बाद सारे दोस्त बने थे। तो जब वहाँ गया, जैसे अभी बता ही रहे थे अभिनव भाई की, वो मैम की जो कुर्सी होती है उसके ऊपर जब पहली बार वहाँ बैठने का मौका मिला तो मुझे अंदर गया तो जो वैसे लगभग 100 के ऊपर मेरे धड़कन बढ़ने लग गई थी। लेकिन वहाँ उन्होंने अच्छे तरीके से वो बात करते हैं तो उसके बाद सारा नॉर्मल हो गया। लेकिन इस बार एंग्जाइटी ऐसा होता है कि सेलेक्टेड नहीं होते तब ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार मैं सेलेक्टेड भी था और जैसे पता था कि कल रिजल्ट आने वाला है, तो एक रात मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई थी, मतलब सो नहीं पा रहा था मैं। तो उसका एक तो ये भी था कि यार इतना पढ़ा भी नहीं इस बार, अगर नहीं हुआ तो साथ प्रीलिम भी पास नहीं होगा, 4 दिन बाद फिर प्रीलिम है, तो वो मुझे एक अंदर वो एक डर था। फिर मैं रूम से 5:30 बजे उठा, जैसे ही गेट वो दरवाज़ा खुल गया तो फिर मैं 6:30 बजे अपने दोस्त के पास चला गया कि यार सोने का भी मन नहीं कर रहा, पता नहीं कैसी एंग्जाइटी हो रही है। तो उसके पास गया, वहाँ चाय वाय पिया, जब जैसे रिजल्ट आया तब थोड़ी एंग्जाइटी हुई कि हाँ अपना ही नाम है इसमें। बाकी इनको जैसे कम करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होने चाहिए। अगर हमारी जो सेल्फ है, इसके साथ ही सेल्फ ऑनेस्टी भी होगी, अगर खुद हम ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता बस मिलेगी। हो सकता है कि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाए। जी, अगला सवाल बता शुभ।
हेलो, मेरा नाम शिवेंद्र है। मेरा सवाल ये है कि बेशक आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और कुछ दिनों में अब आगे आप एडमिनिस्ट्रेशन सीखेंगे, प्रशासन कैसे होता है, लेकिन इस सब के दौरान या अभी भी हो सकता है आप लोगों के मन में चीज़ें आती हों कि भाई कौन सा ज़िला मिलेगा, वहाँ राजनीतिक प्रभाव कैसा रहेगा हमारे ऊपर, भ्रष्टाचार कैसा होगा, कितनी गंदगी होगी, करप्शन क्या होगा, और क्या मैं अच्छे स्टूडेंट से अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल तक मैं इजीली, मतलब ये सवाल आप लोगों के मन में आता है या नहीं, ये चिंता आती है या नहीं मन में? जी खुशबू। टू बी ऑनेस्ट अभी राइट नाउ तो ऐसी कोई सोचने का भी टाइम नहीं मिल पाया है। अभी तो जस्ट रिजल्ट आए, कुछ भी सोचने का टाइम नहीं मिला। सिर्फ इतना सोचा है कि IRS बनना है। हाँ जी, बट आई थिंक जब ट्रेनिंग होती है, एक तो ये थॉट कि बहुत कम पास परसेंटेज है, तो अगर हमने क्लियर किया है तो शायद कुछ अच्छा होगा, हम में कुछ अच्छा होगा कुछ कर पाने का। एंड उसके अलावा हमें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है उस हिसाब से, तो ट्रेनिंग से सीख कर फॉर श्योर आई थिंक हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे स्ट्रेस या फियर नहीं है उस चीज़ का। स्ट्रेस और फियर अब निकल गया थैंकफुली रिजल्ट के बाद। अब हो गया। अब हो गया। लगिमा, आप क्या सोचती हैं इस सवाल पे? सर मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बुकिश नॉलेज और एक्सपीरियंस में बहुत अंतर होता है। एंड मतलब मैं एक ओपन माइंड के साथ जा रही हूँ मैं कि फील्ड में ज़रूरी नहीं है जो बुक में पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे ही मिले। एंड एक्सपीरियंस ट्रेनिंग के साथ आई होप मैं डेफिनेटली चीज़ें सीखूंगी। एंड सर देखते हैं फिर क्या होता है। एंड सर मैं बिलीव करती हूँ कि जो वो कोट है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सर आई होप कि आई विल बी एबल टू डिलीवर सर, बट एट दिस पॉइंट मतलब सिर्फ होप ही कर सकते हैं, अपने आप से कुछ कह नहीं सकते। अभिनव, आप तो पहले भी रह चुके हैं एक प्रशासन में, इस सवाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? सर ये बहुत ही वाजिब सवाल है, बिकॉज जो हमने पढ़ा है अभी तक, जो टेक्स्ट बुक नॉलेज या जो भी एकेडमिक नॉलेज है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांसलेट हो आपकी परफॉर्मेंस एज एन ऑफिसर। तो कई बार गैप्स रह जाते हैं सर, क्योंकि प्रैक्टिकलिटीज़ कई बार बहुत ही अलग होती हैं कि कोई आ रहा है आदमी, डॉक्यूमेंट्स नहीं है बट बुज़ुर्ग हैं, कहीं जा नहीं सकते, आप उन्हें बोलते हो कि उस काउंटर पे जाइए, वहाँ से साइन कराइए, फिर वहाँ जाइए, उनसे स्टैंप लगवाइए, फिर आइए। अब वो बुज़ुर्ग हैं, अब वो करना होता तो वो कर ही लेते, आपके पास क्यों आते? तो ये जो सर एम्पैथी है या फिर जो प्रैक्टिकल इंसाइट्स है, ये ज़रूर ये आना सर जॉब, एक तो जॉब के साथ आता है, आप काम कर रहे हैं उसके साथ आप सीखते हैं। दूसरा सर जो ट्रेनिंग भी है उसमें भी सिखाया जाता है कि आप कैसे इंश्योर करें कि आप जो सर्विस डिलीवरी है उसको इम्प्रूव करें, और आपके जो एफर्ट्स हैं वो आउटकम में ट्रांसलेट हो। आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी आपके ऑफिस में आया वो अगर खुश नहीं है, तो आप चाहे अगर 14 घंटे भी ऑफिस में बैठ के काम करें, आपका आउटपुट कुछ नहीं है। आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं बट आपका आउटपुट या आउटकम नहीं है। तो सर बहुत ही वाजिब सवाल है, ये फियर रहता है, मुझे रहना भी चाहिए हर किसी को। इससे क्या है कि सर एक कोई भी सिविल सर्वेंट है वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपडेट करने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा कि क्या मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, क्या मैंने आपके लिए किया, उससे आपका जो ग्रीवांस था वो रिड्रेस हुआ। अगर वो सोचे तो इससे सर इम्प्रूवमेंट होगी और सर्विस डिलीवरी भी बढ़ेगी सिविल सर्विसेज की। बताइए। मैं तो सर क्वेश्चन ही भूल गया क्या हुआ था। ये अच्छा था। उनका कहने का सवाल ये था कि आप जैसे किताब में पढ़ते हैं और अभी आप अच्छे स्टूडेंट थे, अब आप जाके आपको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो क्या आपके ऊपर ये दबाव होता है कि जाएंगे तो कैसा माहौल होगा, किस तरीके से डिलीवर करेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है उसको कैसे टैकल करेंगे, और जो तमाम बातें होती हैं करप्शन को लेकर के, उन सब पे आप क्या सोचते हैं? नहीं सर, ये तो सर बिल्कुल है कि दबाव तो अवश्य रहता है, क्योंकि अभी तक हमने केवल थ्योरी पार्ट पढ़ा है। अभी ग्राउंड लेवल पे क्या प्रैक्टिकलिटी है उनके बारे में तो हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, और जब हमको उसका एक्सपीरियंस होगा, वर्क एक्सपीरियंस, तो उसके बाद ही जो चीज़ है वो ज़्यादा हमको अच्छे से पता चल पाएगी। बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि जो लोगों की जेन्युइन समस्या है उनको हम कैसे बता सके। जैसे अभिनव भाई ने काफ़ी अच्छे से बताया था कि अगर कोई बुजुर्ग आदमी आता है, क्योंकि इन चीज़ों को तो मैंने गाँव में रह के फील भी किया है वहाँ ग्राउंड लेवल पर, तो यही है कि हम लोगों को अपना डिलीवरी कितना बेहतर तरीके से कर सके, और जैसे सिस्टम के थ्रू हम चुने गए हैं और लोगों की हमारे ऊपर जो आशा है उनके ऊपर हम खरा उतर सके, तो ये करने की कोशिश करेंगे सर। स्मृति, आपके तो पिता भी पुलिस ऑफिसर हैं और अच्छे पोस्ट पे हैं, तो आपने एक तरीके से घर का माहौल भी आपके प्रशासनिक रहा है, आपको किताब की नॉलेज और उसमें भी थोड़ा बहुत आपको अंतर पता होगा, लेकिन ओवरऑल आप इस पे क्या सोचते हैं?
सर ये फियर मैं सही बता रही हूँ, लगता तो है बिकॉज एक पब्लिक परसेप्शन होता है, एक इमेज एसोसिएटेड होती है सिविल सर्वेंट की। और कल परसों तक मतलब मैं बिल्कुल भी उस पर लिव अप नहीं कर रही थी, कंसिडरिंग कि रिजल्ट के पहले तक कि आपको इस तरह से रहना है, इस तरह से बोलना चाहिए। एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड फॉर्मेट होता है जैसे सिविल सर्वेंट्स को बिहेव करना चाहिए। तो वो पब्लिक एक्सपेक्टेशन सर एक है जो एकदम से आई है ऊपर, उसके लिए तो मैं रेडी थी भी नहीं सर। तो ये ऑब्वियसली सर ट्रेनिंग से सीखूंगी, बहुत कुछ सीखना है अभी तो। और एक्साइटेड भी हूँ कि ये चीज़ एक बहुत प्रिविलेज की चीज़ है सीखना। तो आई होप कि अच्छा परफॉर्म करूँ सर। अंबिका जी ये सवाल मैंने खुद से भी पूछा था पिछले साल जब मेरा सिलेक्शन हो चुका था। तो सडनली मुझे लगा कि मतलब आप तैयारी तो कर रहे हो IAS IPS के लिए, बट अभी जब आप जा रहे हो तो क्या मैंने अपने दोस्त से बात की थी, उनसे पूछा कि एम आई एक्चुअली रेडी फॉर दिस, कि मैं इसके लिए तैयार हूँ क्या, मतलब क्या मुझ में वो काबिलियत है क्या, क्योंकि आपने किताबें पढ़ी है और आपने कभी ग्राउंड पे जाके काम नहीं किया है। तो फिर उन्होंने बोला कि सबसे पहले बात तो आप ट्रेंड नहीं हो, इसीलिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आप एक बार ट्रेंड होंगे तो शायद आपके पास वो काबिलियत, अगर आपके पास नहीं है तो शायद आपके पास आएगी। दूसरी चीज़ यही है कि अगर मैंने वही पूछा फिर कुछ चीज़ें जो शायद ट्रेनिंग में छूट जाए और कल को अगर मुझे सामना करना पड़े, तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि ऐसा अगर चैलेंज आए तो हमेशा यही ध्यान में रखना कि तुम्हारा जो एलिजेंस है वो हमेशा संविधान के प्रति है। तो आई थिंक वो जो सवाल है, जो अनआंसर्ड सवाल है, उस सबका संविधान। तो आप जो भी काम कर रहे हो, एक तो लोगों को ध्यान में रख के कीजिए और दूसरा संविधान को ध्यान में रख के कीजिए। तो और एक अच्छी बात मुझे एक ब्यूरोक्रेट कम फ्रेंड है, उन्होंने बोला था कि लोग हमेशा चाहते हैं कि वो ब्यूरोक्रेट बने, है ना। ब्यूरोक्रेट बनने के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट है। तो तुम हमेशा ये चीज़ मत भूलो कि तुम ब्यूरोक्रेट नहीं, एक पब्लिक सर्वेंट हो। तो तुम जो भी काम करोगे वो पब्लिक के लिए करोगे। अगर एम्पैथी ला रहे हो वहाँ पे, अगर आप अपनी तरफ से कुछ कर पा रहे हो, आई थिंक वो चीज़ शायद मुझे हेल्प करेगी। आई नो शॉर्ट कमिंग्स होंगी अभी फ़िलहाल, बट कोशिश करना मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर मुझ में कुछ कमियां हैं तो मैं ज़रूर उस पर काम करने की कोशिश करूंगी। तो आई थिंक उस हिसाब से आई फील दैट आई एम। और बहुत सारी चीज़ें आप ट्रेनिंग के दौरान सीखते हो और बहुत सारी चीज़ें जब आप खुद से करने लग जाते हो, खुद ग्राउंड पे होते हो, तो उससे भी सीखने को मिलता है। जी बताओ। सवाल ये है कि पहले होता है रिटर्न, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू से पहले आप जब बाहर रहते हो, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले दिया था एक इंटरव्यू, तो मैं नौकरी करने के साथ ये भी कर दिया था। संदीप जी नोट कर लीजिए। मुझे एकदम याद आ रहा है ना कि तो एकदम दिल धड़कता है ना। तो जब आप अंदर जाते हैं तो आपको लगता है कि बस यही एक पायदान है जिस पर चढ़ने के बाद आप या तो आप अफसर बन जाएंगे या फिर रह जाएंगे। तो आप लोगों के मतलब एक्सपीरियंस में जो भी आपको बातें याद आ रही हैं इंटरव्यू की, तो बताया तो नहीं, बाकी लोगों ने नहीं बताया ना। एक अगर आपने इंटरव्यू, हाँ इंटरव्यू के बताइए, इंटरव्यू में क्या हुआ था? इंटरव्यू में या इंटरव्यू से पहले? इंटरव्यू के दौरान। इंटरव्यू के दौरान मेरा बोर्ड बहुत पोलाइट था एंड मेरे बोर्ड बहुत एनकरेजिंग भी था, तो बहुत लाइट माहौल था, इसलिए मेरे को ज़्यादा डर नहीं लगा। इंटरव्यू के टाइम मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही थी क्योंकि वो लोग मुझसे बहुत आराम से कॉन्फिडेंटली बात कर रहे थे। हर एक बोर्ड का भी डिफरेंस होता है, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छा रहा था। कुछ अजीब सवाल भी पूछे जाते हैं क्या? सर हर किसी का एक्सपीरियंस डेफिनेटली डिफरेंट होता है। मेरे से एज सच अजीब सवाल नहीं पूछा, ट्रिकी क्वेश्चन ज़रूर थे। जैसे मेरे से पूछा था कि हम लोग घर के अंदर बहुत सफाई रखते हैं मगर बाहर कचरा फैलाते हैं, तो ये क्या मेंटालिटी है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, आपको मतलब लोगों की मेंटालिटी ऐसे डिस्क्राइब करना, आपको भी कहीं ना कहीं मानना पड़ता है कि हाँ चीज़ गलत है, एंड फिर आप मेंटालिटी चेंज कैसे करोगे। तो ट्रिकी क्वेश्चंस थे, बट सर आई गेस थोड़ा मतलब आपको हमेशा आइडिया रहता है कि आप किस एरियाज़ को प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन मेरे डैफ से रिलेटेड था क्योंकि मेरी हॉबी थी वेस्ट से रिलेटेड कुछ। तो सर तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर होके जा सकते हो, मगर इंटरव्यू में फिर अलग ही चीज़ पूछते, दे ट्राई टू एनालाइज आपको बहुत ज़्यादा। तो आप खुद प्रिपेयर होके जाएं, बट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कितनी देर तक चलता है ये? जैसे आप जब पहुंच जाते हैं इंटरव्यू में तो कितनी देर तक होता है? सर इंटरव्यू तकरीबन 25 से 35 मिनट तक चलता है सर। कई बारी ज़्यादा भी चले जाता है, 35 मिनट से ज़्यादा भी, और कई बारी शॉर्ट इंटरव्यू भी हो जाते हैं, 25 मिनट से कम 22-23 मिनट का भी हो जाता है। तो सर ऑनरेबल वार्ड मेंबर्स के
डिस्क्रेशन पे है कि वो कैसे हो रहा है इंटरव्यू, और उसकी ड्यूरेशन भी हेंसफोर्थ वैसे ही डिसाइडेड होती है। और सवाल कैसे होते हैं जनरली? सर सवाल कुछ तो सर डैफ से होते हैं, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स भरते हैं। सेकेंडली सर जो जनरल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इवेंट्स है, जो करंट अफेयर्स चल रहा है, उस पे होते हैं। तीसरा सर कुछ और अगर किसी कैंडिडेट ने कुछ प्रायर एक्सपीरियंस है या फिर कुछ उनकी हॉबी वगैरह जो उन्होंने लिखी हैं, तो उन चीज़ों से ही रिलेटेड रहते हैं सर। आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा? आप तो 2 बार दे चुके हैं। नहीं सर, इंटरव्यू मैं 3 बार दिया हूँ। अच्छा। जब पहली बार दिया था तो वो मेरा पहला इंटरव्यू था, मतलब ज़िंदगी का ही पहला इंटरव्यू था। तो तब ज़रूर थोड़ा मुझे डर था, लेकिन जब 2 बार दिया मैं, तो उसमें तो मुझे बिल्कुल नहीं, उसमें मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसमें आप ये कि अगर नर्वसनेस होती है तो जो वहाँ पे आसपास लोग होते हैं उनसे बात करने लग जाओ। जैसे वहाँ पे एक असिस्टेंट आपको लाता है, तो मैं उसी से पूछने लग गया, क्या टाइम हुआ, कैसे लग रहा हूँ, शर्ट का बटन ठीक है क्या, ये इसको ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो, तो उससे क्या थोड़ा नर्वसनेस कम हो जाती है। तो वो मैं करता रहा था, पानी थोड़ा पीते रहो, तो इन सारी चीज़ों से हो जाता है। बाकी इस बार ज़रूर थोड़ा ऐसे थे 1-2 क्वेश्चन की, वहाँ एक कोई पेंटिंग लगी हुई थी चेयरमैन सर के रूम में, तो एक मैम ने ज़रूर क्वेश्चन पूछ लिया था कि पेंटिंग को देख के बताओ किसने बनाई होगी पेंटिंग। तो इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में यही है कि आपको नहीं आता तो आप अंडर कॉन्फिडेंस मत हो। मैं कॉन्फिडेंस में रहा था, मैंने 4 बार सीधा सॉरी बोलता गया कि सॉरी मैम, सॉरी मैम, सॉरी मैम, नहीं पता। जिस सवाल का जवाब नहीं आता आप सॉरी बोल दो। इंटीग्रिटी यही होती है कि आप फिर उनको गैस करने की कोशिश मत करो, या फिर उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमको ये थोड़ा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरा मौका आया क्वेश्चन बताने का, तो मैंने काफ़ी अच्छे से आंसर किया था। जो आपके उसके सवाल थे। हाँ, जो ऐसा क्वेश्चन था कि मैं इसका आंसर अच्छे से दे सकता हूँ, तो उसका फिर मैंने अच्छे से किया था। स्मृति? सर पहले तो नर्वसनेस होती है, बट मैं फेलो एस्पिरेंट से बहुत महीने पहले पंचायत की थी। उससे पहले जब आप जाके बैठते हो वो राउंड टेबल पे, तो मैंने बहुत अच्छे से, फिर हम लोगों ने न्यूज़ वगैरह डिस्कस की, तो मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई थी। वो बातचीत करने से एंग्जाइटी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे थे नॉर्मल बातें, तो मेरे लिए तो फन डे था सर, इंटरव्यू वाला दिन और मेडिकल वाला भी दिन। तो मेरी बहुत सारी दोस्तियाँ हो गई उस दिन, है ना, काफ़ी सारे लोग फ्रेंडशिप भी हो गई। कई सारे सेलेक्ट हुए? जी सर, हो गए जी। तो आपसे इस तरह के सवाल की पेंटिंग किसने बनाई है, या दीवार का कलर बताओ, पीछे कौन से कलर की दीवार, इस तरह के सवाल होते हैं? नहीं सर, मेरा तो बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। अगेन मेरे डैफ पर ही बेस्ड था, साड़ी कौन सी पहनी है ये, बट ये एक्सपेक्टेड होता है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, वो था, ये एक सवाल था। बाकी तो सर बहुत नॉर्मल था। अंबिका आपसे? जी, मॉक इंटरव्यू से काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था, काफ़ी इजी टाइप। हाँ, ये मॉक से कितना अलग होता है? जैसे आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लेते हो? काफ़ी अलग था। तो थोड़ा मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड थी, और जैसे मेरे साथ फनी हुआ था कि फर्स्ट इंटरव्यू के टाइम पे पिछले साल मैं जा रही थी, मुझे TC अनंत का बोर्ड मिला था, वो मुझे उनके PA बुलाने आए और रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काटा। तो मेरा पहला सवाल था कि UPSC की बिल्डिंग में बिल्ली कहाँ से और हमेशा ये होता है ना कि बिल्ली ने रास्ता काटा, कुछ गलत तो नहीं होगा। तो फिर भी मैं जाके बैठी, और वो जो बाहर वेट करने का टाइम होता है वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि थोड़ा सा आप नर्वस फील करते हो। पहली बार थोड़ा सा हुआ था, बट अंदर गई तो मैंने सोचा कि नहीं होना है। आप सोचो कि आप 5 लोगों से बात कर रहे हो, नॉर्मल बातचीत। तो दूसरी बार मैं गई तो मुझे हमारा पैनल कैंसिल हो चुका था, तो मेरा इंटरव्यू ही शुरू हुआ था। मैं गई शायद 5:45 के शाम में, बहुत शाम में गई थी। तो उस टाइम पे तो कोई नर्वसनेस बस था कि कितनी जल्दी बाहर निकल जाए। तो गए, मनोज सोनी बोर्ड था, तो उन्होंने पूछा आपकी साड़ी, जाते उन्होंने साड़ी के बारे में पूछ लिया। जैसे इन्होंने बोला मुझे भी, क्या सारी लड़कियों को साड़ी पहन के जाना मैंडेटरी होता है क्या? नहीं, फॉर्मल होता है यूजुअली, आप पैंट सूट भी पहन सकते हो। यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि साड़ी पहने। तो उन्होंने भी साड़ी के बारे में पूछा, क्या फैब्रिक है और अलग अलग रीजन्स में क्या क्या साड़ीज है। तो बहुत आपको वो लोग इजी फील करवाते हैं, अनलाइक बोर्ड्स जो बाहर हाँ, चल जो रहे ग्रिल नहीं करते, बिल्कुल ग्रिल नहीं करते। अगर नहीं पता तो अच्छा, नहीं। एक बात बताइए कि आप लोग बहुत सारे लोग इंटरव्यू देते हो, कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, तो जो नहीं सेलेक्ट होते हैं उनके इंटरव्यू में ऐसी क्या गड़बड़ होती है? अगर जैसे आपकी बात होती होगी, आपके दोस्त लोग होते हैं, क्या ऐसा होता है जब सबको वो कंफर्टेबल फील कराते हैं, सबसे वो सवाल उसी तरीके के उनके जोन से पूछते हैं, तो गड़बड़ कहाँ होती है? जी, जैसे मैंने कुछ लोगों से बात की है जिनके शायद इंटरव्यू में काफ़ी कम मार्क्स आए, बट जब वो इंटरव्यू से बाहर आए तो उनका फीलिंग जनरली था कि अच्छा गया था, ठीक गया। अगर कुछ होंगे जहाँ पे उन्होंने सवाल के जवाब ठीक से नहीं दिए, बट अदरवाइज उनको लगता होगा कि उन्होंने ठीक किया। बट इंटरव्यू पैनल को आप पसंद आना चाहिए, आपके आंसर्स पसंद आने चाहिए, तो वो तो फिर रिजल्ट के दिन ही आपको पता चल जाता है। तो उस टाइम पे तो शायद वो आपको नहीं पता चलता कि इंटरव्यू कितने मार्क्स आएंगे।
तो जैसे ये कह रही हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि नहीं मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, और फिर जब रिजल्ट आता है तो आप कभी बात करो अपने दोस्तों से तो वो बताते हैं कि क्यों गड़बड़ हुई है, उनको पता चलता है कि कहाँ चूक हो जाती है? सर इंटरव्यू बहुत छोटा पार्ट है पूरे एग्जाम प्रोसेस का, ये हमें समझना चाहिए। वो 275 मार्क्स का होता है, मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इंटरव्यू कुछ लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा करता है बहुत, बट वो परसेंटेज स्मॉल होता है, आपका मेंस ज़्यादा डिटरमाइन करता है। लेकिन वो अगर नंबर अच्छा है तो आपको रैंक ऊपर रैंक दिला ऊपर कर सकता है। हाँ सर, ये है, बट आई वुड स्टिल से कि मेंस में, बिकॉज मेरे भी मेंस में ज़्यादा अच्छे नंबर आए रादर देन इंटरव्यू ऑन एन एवरेज जो है उससे। तो आई थिंक मेंस में फोकस ज़्यादा करना चाहिए सर। हाँ जी, अगला सवाल। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक होता है ना कि अगर क्लियर ना हो तो क्या होगा यार, फिर क्या, मतलब एक बैकअप प्लान स्टार्ट कर देते हैं ना बनाना, तो आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है? बहुत जल्दी से यस कहा स्मृति ने, बताओ। लॉ कर रही हूँ मैं तो, मैं तो पहले प्रीलिम्स के बाद ही मैंने सोचा था कि मुझे ले लेना चाहिए बैकअप, बिकॉज एक कॉन्फिडेंस आपको बिल्टअप होता है कि नहीं ये तो है मेरे पास। तो वो मैंने किया था कि मैं लॉ की पढ़ाई के साथ साथ इसकी तैयारी कर रही थी, तो मेरे को वो बबल्स भरने में कॉन्फिडेंस आता था कि ये गलत भी होगा, मेरे पास कुछ है। देखो आप तीनों का तो ऑलरेडी बैकअप था, इनके बैकअप के बारे में जान लेते हैं। सर जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो सर मैंने अभी तक कोई बैकअप नहीं सोचा था। मेरा हमेशा से ये था कि मैं एटलीस्ट एक अटेम्प्ट अपना बिना बैकअप के दूंगी, बिना डिस्ट्रैक्शन के दूंगी। एंड सर मेरे पापा ने मुझे बहुत बोला कि बेटा कोई और फॉर्म भी भर दे, RBI का भर दे, या फिर और भी आते हैं सर उनका भर दे। बट मैंने पापा को बोला एक अटेम्प्ट दे लेने दो, बिना विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। एंड काफ़ी कन्विक्शन से आया, मैं डटी रही। इवन अभी RBI का फॉर्म 12 में। आपका ग्रेजुएशन नहीं चल रहा था? नहीं सर, 21 में हो गया था ग्रेजुएशन सर। मतलब अभी RBI का फॉर्म भी निकला था 12 मई से, एंड उसकी लास्ट फिलिंग डेट अभी जून तक है। तो आई हैड डिसाइडेड कि अगर रिजल्ट के बाद भरूंगी, अगर भरना है तो, अगर नहीं हुआ तो भरूंगी, हो गया तो नहीं भरूंगी। तो सर अभी तक कोई बैकअप नहीं था, बट अगर नहीं होता इस बार तो डेफिनेटली कुछ ढूंढती। खुशबू आपका तो तगड़ा बैकअप है है ना सर? बट हाँ जी बिल्कुल है, बट इसके अलावा आपने कुछ सोच रखा था? नहीं, मैंने इनफैक्ट ये भी ऐसा सोच नहीं रखा था। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल भी बैकअप की तरह नहीं सोचा था, और जब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था तब इनफैक्ट जैसे इन्होंने बोला, मैंने उस टाइम पे बहुत सारे फॉर्म्स भरे, या सोचा कि ये एग्ज़ाम्स अदर देन UPSC होते हैं, इनको भरूंगी। इनफैक्ट मैंने SSC CGL का फॉर्म भरा, एंड मैं काफ़ी दूर गई भी उसका पेपर देने, बट मैं उसके लिए बिल्कुल भी पढ़ी नहीं थी, क्योंकि इवन इन माई सेकेंड अटेम्प्ट आई न्यू दैट इन माई माइंड आई वॉज सो श्योर कि एटलीस्ट मुझे एक बार UPSC में इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचना है, सो दैट आई कैन गिव माई बेस्ट। तो मैंने जब SSC CGL भी भरा, इनफैक्ट आई कुडंट क्लियर दैट इवन द फर्स्ट ईयर, बिकॉज आई डिडंट प्रिपेयर फॉर इट एट ऑल। तो इसलिए मेरे लिए UPSC काइंड ऑफ मेन वो था। अब जो है सवाल पूछेंगे संदीप जी। जी आप लोगों ने बैकअप की प्लान की बात की है, सारी चीज़ें आप एक्टिवेट अगर नहीं होता तो कर लेते, लेकिन वो जो होता है ना थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट वाली जो चाहत रहती है, क्योंकि अटेम्प्ट्स तो आपके पास रहते हैं उसके बाद, तो फिर बैकअप प्लान क्यों बनाना जब अटेम्प्ट्स तो अभी भी हैं आपके पास? तो वो रही रहता है कि ठीक है नहीं होगा फिर हम अटेम्प्ट लेंगे। जैसे आप काफ़ी यंग हैं, आपने बताया 2021 में आपने ग्रेजुएशन किया, तो आपके पास तो अभी काफ़ी उम्र है उसके साथ, तो उस तरह से नहीं, मतलब तो फोर्थ अटेम्प्ट तो देते हैं, तो फिर बैकअप प्लान क्यों बनाते हैं? वही क्वेश्चन बताइए। सर आई थिंक मैं अगर नहीं होता तो अटेम्प्ट देती रहती, बट सर एक जॉब सिक्योरिटी सर हो जाता है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी घर पे भी। मतलब आप अपने पीयर्स को देखते हो, एवरीवन इज़ डूइंग समथिंग, या तो कॉर्पोरेट में या फिर कैसे भी। तो सर एक आई वुड हैव लाइक टू कि कोई तो फाइनेंशियल इनकम का सोर्स हो, एंड अटेम्प्ट मैं स्टिल देती सर। अगर इतना पास आके छूट जाता, इंटरव्यू में क्लियर छूट जाता तो डेफिनेटली देती, बट सर एक फिर किसी और एरिया में ज़रूर कुछ ट्राई करती। अच्छा, हम लोग की तरफ जो है ना कहावत है कि IAS PCS तैयारी करते रहो, सिपाही दरोगा बनी जाओगे तो ये इसी बैकअप का नतीजा है कि लोग बैकअप बना के जो है चलते हैं। तो ऐसा लोगों को बैकअप लेके चलना चाहिए, या फिर अर्जुन की तरह एकदम कि सीधे मछली की आंख पे निशाना होना चाहिए और उसी पे काम करना चाहिए? सर शुरू में जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, तब तक तो सर अर्जुन की तरह सीधा जो टारगेट है उस पर निशाना होना चाहिए। और सब्सिक्वेंटली भी सर, जैसे इन्होंने बताया कि अगर कोई फिनेंशियल इश्यूज नहीं है, अगर कोई फैमिली से कोई इशू नहीं है, अगर आपको कोई इमोशनल या मेंटल इशू नहीं है, आपको ये नहीं लग रहा कि मेरे पीयर्स
ग्रो कर रहे हैं करियर में, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई कॉरपोरेट में है, कोई कहीं और है। अगर आपको ऐसे थॉट्स नहीं आते तो फिर आप तो सब्सिक्वेंट 6 या जितने भी अटेम्प्ट्स हैं आप वो दे सकते हो एंड आप सक्सीड भी कर जाएंगे। बट सर कहीं पे भी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी आपको लगता है कि नहीं फिनेंशियल इश्यूज़ हैं, फैमिली आपकी तैयारी को सस्टेन नहीं कर पाएगी, कुछ इश्यूज़ हैं, या फिर आपको खुद लगता है कि मेरे पीयर्स तो बहुत अच्छे स्किल सेट जनरेट कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, मैं क्या करूँगा, तो उस केस में जस्ट टू काम दैट डाउन, अपने आप को थोड़ा सा एक कन्विक्शन देने के लिए तब आप सोच सकते हैं बैकअप का कि नहीं कप्तान नहीं लगे तो दरोगा तो लग ही जाएंगे, तो उस केस में कर सकते हैं सर। नहीं सर बिल्कुल, जब सर शुरू के फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में तो मैं नहीं सोचा था इतना कि बैकअप प्लान होना चाहिए। बाकी जब मैंने शुरू में जैसे CAPF का फॉर्म भर दिया तो एग्ज़ाम तो मैं पास कर गया। अब उस टाइम मेरा मेंस भी होने वाला था जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसी टाइम पे। अब मेरा जाने का मन नहीं था, लेकिन घर वालों का थोड़ा रहता है कि यार कहीं तो लग जाएगा फिर, तो उन्होंने बोला कि चलो देने चला जा। फिर मैं CAPF का मैं बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करके गया वहाँ पे, तो मेरे से लॉन्ग जंप ही नहीं हुआ वहाँ पे, क्योंकि मेरा मन भी नहीं था वो सारी चीज़। लेकिन जब पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ तो उसके बाद ज़रूर नेगेटिविटी आने लग गई थी कि यार नहीं होगा। तो फिर मैं क्या अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग में अच्छा था, इंजीनियरिंग में मेरे काफ़ी अच्छे पॉइंटर थे सिविल इंजीनियरिंग में, तो एक मन ये करने लग गया था कि इसको छोड़ देता हूँ और इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर लेता हूँ, या फिर गेट के थ्रू भी किसी PSU में जॉब लग जाएगी तो उसके बाद मैं इधर आ सकता हूँ। लेकिन फिर परिवार घर वालों ने कि कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर पढ़ाई कर ले और सारी चीज़ मैनेज हो जाएंगी। और फिर जब 3rd अटेम्प्ट था तो उसमें फिर सिलेक्शन हो गया। इसके अलावा जैसे ये ज़रूर है कि सर अगर 3 अटेम्प्ट या फिर 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा होते हैं तो स्टेट PCS है और UPSC और स्टेट PCS काफ़ी ऐसी एग्ज़ाम करवाती है जिनका पैटर्न लगभग सेम ही होता है। जैसे UPPCS है तो उनका पैटर्न और UPSC का पैटर्न लगभग समान ही है, तो उन एग्ज़ामों को हम दे सकते हो जिनका सिलेबस लगभग UPSC के इक्वल है और उनमें इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आप अगला सवाल किसका है जी? आपकी तैयारी से हट के थोड़ा सवाल है फैमिली की तैयारी को लेकर कि क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे आपको इस समय। मेरा ये सवाल है कि जो फैमिली किस तरह से तैयारी करती है, क्योंकि बहुत तरह के एग्ज़ाम होते हैं और आप लोग को मॉक टेस्ट देना होता है, उसमें खर्च बहुत अलग अलग तरह का खर्च होता है। तो मुझे ये बता दीजिए कि एक एस्पिरेंट के लिए कितना खर्च मोटा माटी तैयारी में पूरे प्रोसेस में, चाहे 1 साल में 2 साल में एवरेज, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी की आप लोगों को पता है, तो मुझे बता दीजिए और इससे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना महंगा है IAS एग्ज़ाम। जी बताइए गगन। सर मेरा केस तो दूसरा था, क्यों मैं दिल्ली में आया था, मैं कोचिंग नहीं किया था पहले तो, और दूसरा जब मैं वहाँ कॉलेज में था तो मेरा इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री थी, तो M.Tech भी थी, तो M.Tech में स्टाइफंड मिलता था, तो उसकी मैं अपनी सेविंग कर लिया था। फिर जब दिल्ली में आया तो कोचिंग के मेरे सारे पैसे बच गए, तो मुझे रूम लेके यहाँ रहना था, तो रूम में लगभग 10,000 रुपये में आपका महीना चल जाता है, लगभग 5-6 हज़ार रुपये में आपको रूम मिल जाएगा, खाना पीना सब हो जाएगा। हाँ, तो लगभग 10-12 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। उसके अलावा जैसे मुझे राजस्थान सरकार से लगभग स्कॉलरशिप भी मिल गई थी 2 बार, तो मेरे जो परिवार के ऊपर इतना मैंने फाइनेंशियल बर्डन नहीं दिया था। उसके अलावा जैसे मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था, तो ऐसी काफ़ी ऑनलाइन साइट्स है जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे एक चेक इंडिया करके साइट है, तो उसके ऊपर मैं काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। जैसे मेरा वो मेंस हो गया तो उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता, तो फिर मैंने क्या किया कि 1 महीना क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया, तो 50-60 हज़ार रुपये कमा लिए, तो फिर वो 2-3 महीने चल जाएंगे। तो ऐसे तो मेरे जो मतलब जो एक होता नहीं कि पूरा प्रेशर परिवार के ऊपर है, तो उस तरीके से तो प्रेशर नहीं था। बाकी दिल्ली में अगर रहते हैं इतनी बड़ी मेट्रो सिटी में, तो जो पीने के लिए जो पानी होता है वो भी पैसे दे के मंगवाना पड़ता है, तो यहाँ तो सारी चीज़ ही पैसों की होती है। बाकी सबका अलग अलग रहने का तरीका है। अगर आप रूम में उस तरीके से रहोगे तो आपको ज़्यादा खर्च होंगे, अगर आप एक नॉर्मल तरीके से रहोगे कि मुझे कूलर से काम चल जाएगा, कि कोई सोचेगा कि मुझे AC चाहिए, फिर उस तरीके का चाहिए, तो सबका अलग अलग वो है। आपका क्या, जैसे आपने कभी यहाँ मुखर्जी नगर तैयारी की या फिर? सर मैं घर से ही करता था, तो मैं फॉर्चुनेट था कि जो एक्सपेंसेस आते हैं, हाउस के एक्सपेंस है या रेंट का एक्सपेंस है या अदर मिसलेनियस एक्सपेंस है, फूड का, क्लोथिंग का एक्सेट्रा, वो कुछ इंकर नहीं करना पड़ा। तो उस हिसाब से जो गगन भाई ने बताया वो सारे एक्सपेंसेस मेरा कुछ था नहीं, बिकॉज मैं घर पे रहता था। लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा था? सर मैंने भी कोचिंग नहीं ली है, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ली है, तो सर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का खर्चा इतना नहीं आता। सर फिर भी मैं मानती हूँ, जैसे मैंने 2021 में ग्रेजुएट किया था, फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था, तो सर ये एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है और मैं इसका पूरा जो है अपना पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अलाउ किया। बहुत लोगों के पास प्रिविलेज नहीं होती कि 1 साल ड्रॉप लेके घर में पढ़ें फिर दें, दे हैव टू जॉइन अ जॉब मतलब इमीडिएटली आफ्टर कॉलेज, वरना उन्हें
फिर ऑफर्स नहीं आते, गैप ईयर आ जाते हैं। तो सर डेफिनेटली ये प्रिविलेज थी एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के बाद। मेरे पापा टीचर हैं, तो सर मैंने भी कोशिश की कि बिना कोचिंग के करके देखते हैं। तो घर से बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था, देवर लाइक कि कर लो कोचिंग, बट विश्वास था सर। टेस्ट सीरीज़ ली एंड सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का खर्चा मेन था सर। तो इतना महंगा खर्चा आता है सर मेरे केस में। जैसे मैंने कोचिंग नहीं ली, जीएस में भी नहीं ली, ऑप्शनल में भी नहीं ली, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो सर 60-70 हज़ार में का पड़ा होगा। क्योंकि ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ ली, मेंस की ली, प्रीलिम्स की ली, मॉक्स तो फ्री ही रहते हैं जनरली। तो सर बुक्स का खर्चा सब मिला के सर इतना ही पड़ा होगा। तो अंबिका खुशबू कोचिंग करनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी काफ़ी होती है? सर मेरे हिसाब से एक बहुत पर्सनल चॉइस है एंड जैसे इन्होंने कहा इट ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर प्रिविलेज। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था एंड आई वॉज एबल टू हैव कोचिंग ईजिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने कोचिंग के नोट्स और कोचिंग मैगजीन्स के जो PT 365 वगैरह जैसे जो भी आते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया और सेल्फ स्टडी पे कम। तो जब मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था तो मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में जब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की तो माई स्ट्रैटेजी इंक्लूडेड माई कोचिंग नोट्स एंड सेल्फ स्टडी। तो मैं खुद भी न्यूज़पेपर के नोट्स बनाती थी, हर चीज़ करती थी ताकि मुझे पता हो कि मैंने खुद जो पढ़ाई की है उसका भी मुझे सब रिवाइज करने को मिले। अब इसके बाद आखिरी 2 सवाल पे आएंगे, उससे पहले मैं अंबिका से ये पूछ लेता हूँ कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जी, स्ट्रैटेजी बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। तो मेरा था कि जैसे बहुत से बच्चे ना ये पूछते हैं कि दिन में पढ़ाई करें या रात में पढ़ाई करें, ऐसा जो तैयारी करना चाहते हैं या 12th में होते हैं या ग्रेजुएशन में आते हैं तो उनके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो उस पर अगर आप थोड़ा सा क्लियर कर सकें। जी, अगर कोई ग्रेजुएशन के साथ करना चाहता है तो अच्छी बात है, आप NCERT से स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक छोटे छोटे कदम ले सकते हो। अगर आप जब ऐसे फुल फ्लैश प्रिपरेशन जो मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने सबसे पहले आप सिलेबस देखो, बेसिक चीज़ है कि आप जानो कि आप क्या कर रहे हो, सिलेबस देखिए। उसके बाद ऑप्शनल डिसाइड कीजिए आपका किस केस में इंटरेस्ट है, आपका बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद फिर आप प्रीवियस से क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे मेरे केस में मेरे प्रिपरेशन में मेन रोल था कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है। आप जैसे मेरे टाइम पे मैंने पूरे सिलेबस को ब्रेक छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किए थे, 1 साल का पूरा एक प्लान बना लिया था और फिर 1 महीने में इतना करूँगी। जैसे मेरा हर चीज़ प्लान्ड होता था, जैसे मैं दिन में अभी सोऊंगी तो इस टाइम पे, मूवी देखूंगी 2 भी इस टाइम पे, तो हर चीज़ मैं प्लान करती थी। तो उस गोल को आप मीट करोगे। आई थिंक जैसे लोग पूछते ना हर बार कि कितने घंटे पढ़ते थे, वो सवाल मेरे हिसाब से बहुत ही गलत सवाल है क्योंकि मेरा मानना था कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है। जैसे मैं इतने पेजेस पढ़ने का टारगेट रखती थी, इतने चैप्टर्स फिनिश करने के टारगेट, तो अगर वो जल्दी खत्म हो गए तो मैं जल्दी ब्रेक ले लेती थी, अगर नहीं तो फिर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देती थी। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होती है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं जैसे अपने प्लान को मैक्रो, मीसो और माइक्रो की तरह देखती थी। तो हर दिन जैसे सोने से पहले मैं एक अपना डेली प्लान शेड्यूल लिख के फिर उसको फॉलो करती थी। इसे जो हमने देखते हैं स्टूडेंट्स जो है लगा दे सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे योग करना है, ये सब ऐसे करना पड़ता है क्या? सर टाइम के साथ नहीं लिखना होता है, दिन में क्या क्या करेंगे ये ज़रूर लिखना होता है। तो हाँ, अच्छा। मैं टाइम के साथ लिखती थी क्योंकि मेरे लिए एक क्लैरिटी होती है कि सुबह उठ के मुझे सोचना नहीं कि क्या करना है इस टाइम। अगर मुझे जैसे मैं सुबह उठने वाली इंसान हूँ, रात में मुझसे नहीं होती पढ़ाई, तो मैं सुबह उठती थी तो मुझे पता था कि अच्छा अगर 5 बजे 4 बजे उठ के कितना पढ़ना है, फिर उसके बाद कितने बजे पार्क जाना है, कितने बजे क्या करना है, तो हर चीज़ मेरे लिए सॉर्टेड ईजी हो जाती थी, मुझे सोचने के लिए टाइम नहीं लगाना पड़ता था। तो हर एक अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है। हाँ, तो मैंने टाइम के साथ तो मेरा बहुत अच्छा वो नहीं है और मुझे बहुत डांट पड़ती है घर पे कि रात में सोती नहीं है और दिन में भी जल्दी उठ जाती है, तो चमगादड़ वगैरह सब नाम रखे हैं मेरे घर पे। तो सर ये मैं बहुत कोशिश करती हूँ सर कि थोड़ा सा मैं ऐसे करूँ कि प्लानिंग करूँ और ये तो वो नहीं हो पाया मुझसे सर, अभी तक 3 साल हो गए हैं। तो मैं टारगेट्स क्या क्या करना है ये डिसाइड कर लेती हूँ और जनरली सर वो खिंच जाता है रात में, ये होता है सर। अच्छा, आखिरी कुछ सवाल हैं, बताइए किसको पूछना? हाँ, मेरा सवाल है कि जब भी हम मोटिवेशन के लिए आईएएस के वीडियोस देखते हैं, जो अभी आईएएस बन चुके हैं, वो बोलते हैं कि एनसीईआरटी बहुत मेन होती है, और एनसीईआरटीज़ को आप कितना प्रेफरेंस देते हो? और सेकंड चीज़ कि जो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में जो डिफरेंस है कि ये पढ़ना चाहिए ये नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें आपका क्या बोलना है उसके ऊपर? अभिनव।
सर एनसीईआरटीज़ बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं, तो जो भी फाउंडेशन होता है किसी भी सब्जेक्ट का, जनरल स्टडीज़ या ऑप्शनल, तो वो एनसीईआरटी से ही होता है। और वो बहुत ही जो कंटेंट है एनसीईआरटी का और जो डिज़ाइन है, द वे दे आर डिज़ाइंड, कि इनमें जो ग्राफिक्स होते हैं, जो भी कार्टून्स होते हैं, जो स्टोरी टेलिंग होती है, वो बहुत ही कन्वीनियंट होती है और बहुत ही स्टूडेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिबल रहती है कि ईजिली ग्रास्प कर सके, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती है। सर ओल्ड और न्यू एनसीईआरटीज़ का मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं कि उसमें क्या चीज़ इसके बारे में। सर मैंने 6 to 10 एनसीईआरटीज़ तो नहीं पढ़ी हैं सर, बट ये इंडिविजुअल चॉइस है सर। मेरे को लगा था कि जो हैं 6 to 10 वो मुझे ऑलरेडी मतलब बेसिक्स इतनी ज़रूरत नहीं थी सर। 11th 12th की पढ़ी हैं बट हर सब्जेक्ट्स की नहीं पढ़ी हैं। जैसे जोग्राफी की एनसीईआरटीज़ आर वेरी गुड, तो ऑलमोस्ट ऑल एस्पिरेंट्स दे प्रेफर जोग्राफी की एनसीईआरटीज़ सर। हिस्ट्री की जैसे मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं, तो ओल्ड और न्यू का होता है, तो सर सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, ओल्ड में जो हो गया मतलब न्यू में क्या ही चेंज हो सकता है बस। तो सर ओल्ड मैंने उसकी पढ़ी है, तो न्यू उन सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ी वैलिड हो सकते हैं जिनमें कंटेंट चेंज हो जाता है टाइम के साथ। तो सर इससे आप डिफरेंस कर सकते हैं। बाकी सर टॉपर्स ने बहुत अच्छे अच्छे मतलब अपने टॉक्स में बता रखा है कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ओल्ड या न्यू, सो एस्पिरेंट्स उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। कुछ सवाल हमारे पास सोशल मीडिया से भी आए हैं और हम बारी बारी से सवाल ले लेते हैं और एक एक से ये सवाल पूछ ले जाएंगे। जैसे करण का सवाल है कि मल्टीपल फेलियर को कैसे हैंडल करें। सर सबसे पहले ही कॉन्विक्शन रहना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को कि मैं ये कर सकता हूँ एग्ज़ाम। फेलियर है फेलियर टेम्परेरी सेटबैक है सर, कि कोई नहीं, इस बारी प्रीलिम्स नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कोई बारी नेक्स्ट टाइम हो जाएगा वो। तो पहला तो सर कॉन्विक्शन होना चाहिए। दूसरा सर एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए जो आप में वो कॉन्विक्शन या कॉन्फिडेंस डेवलप करे। उस इकोसिस्टम में आते हैं सर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स या कोई भी आपके जो पीपल जो काफ़ी क्लोज हैं आपको, जो आपको ये बताए कि दिस वाज अ टेम्परेरी सेटबैक और आप बाउंस बैक करेंगे। तो दूसरा इकोसिस्टम। और तीसरा सर ये है कि आप एनालिसिस करें कि वो फेलियर हुआ क्यों, कि मैं प्रीलिम्स में फेल हुआ तो क्यों हुआ, कि कुछ मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था, मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए, मैं नर्वस हो गया पेपर में। मेंस में फेल हुआ क्यों हुआ, मैंने आंसर राइटिंग नहीं करी, या मुझे कंटेंट बिल्ड करना है, स्ट्रक्चरिंग मेरी ख़राब थी या कैसी थी। तो तीसरा है कि सर आप एनालिसिस करिए आपके फेलियर का, और उस एनालिसिस के बेसिस पे आप जो आपको गैप्स लगे हैं, लूप होल्स लगे हैं, उसको आप कवर अप करें। तो अगर ये होगा तो सर फिर वो फेलियर एक ना एक दिन सक्सेस में कन्वर्ट होकर ही रहेगा। रोहित का सवाल है, नोट्स बनाते वक्त किताब में लिखी हर बात इंपॉर्टेंट लगती है, उसमें से क्या लिखना है, कैसे निर्धारित करें कि नोट्स दूसरी किताब न बन जाए। ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैं बहुत लोगों को एडवाइस भी देती हूँ कि आप पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग पे नोट्स नहीं बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप तब समझ रहे होते हैं ये है क्या। जब आप 6-7 बार पढ़ लें उसके बाद नोट्स बनाना चालू करिए। तो ऐसे नहीं है, आप लिख लिख के याद कर सकते हैं, वो चीज़ अलग होती है, लेकिन आप पहले तो आप समझ लें उस किताब को, फिर उसके बाद नोट्स बनाना चालू। पहली रीडिंग तो मैं सबसे पहले ज़्यादा एडवाइस करूँगी कि आप पढ़िए उसको, पहले समझिए वो है चीज़ क्या, और अगर एट ऑल बनाना स्टार्ट करना है टू रिमेंबर स्टफ, आप वो सेकंड या थर्ड रीडिंग पे नोट्स बनाइए। तो वो इंपॉर्टेंट तो लगेगा ही, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं सब चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी। जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? जी नोट्स जैसे इन्होंने बोला सही बात है कि पहली बार तो हर चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती है। जैसे जैसे आप पढ़ने लगोगे और जैसे आप एग्ज़ाम को समझने लगोगे, आप समझ में आएगा कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं। और मेरा एक और था कि जो चीज़ें डायनामिक है उनके लिए मैं ऑनलाइन नोट्स बनाती थी। जैसे इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर जैसे चीज़ है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो वन नोट पे नोट्स बनाती थी। जो स्टैटिक पार्ट है उनके लिए पेपर पे नोट्स बनाती थी। और मेरे लिए नोट्स का यही तुक है कि आपको समझ नहीं आनी चाहिए, दुनिया को नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। एक वर्ड देख के आपको पूरा चीज़ याद आना चाहिए। तो बेसिकली नोट्स में वो चीज़ जाएगी जो शायद आपको याद करने में मुश्किल हो रही है, या फिर ऐसी जो एग्ज़ाम के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो मेरा यही है नोट्स को लेकर। अच्छा, अगला सवाल है, नाम नहीं है, बिना कोचिंग किए दैनिक टारगेट कैसे तैयार करें। हाँ सर, इसमें दिक्कत रहती है। जैसे मैंने जीएस की कोई कोचिंग नहीं थी, ऑप्शनल की ज़रूर मैं कोचिंग गया था, तो ये थोड़ी दिक्कत रहती है कि हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े। तो शुरू में मैं 2 अटैम्प्ट में मेरा फेलियर होने का एक रीज़न ये था कि किसी ने बोला कि योजना पढ़नी है, मैं योजना लेके आ गया 12 महीने की। फिर किसी ने बोला कुरुक्षेत्र पढ़नी है, फिर कुरुक्षेत्र लेके आ गया। कोई बोल रहा द हिंदू पढ़ना, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना। तो हमारी चीज़ पहले सेट होनी चाहिए कि कितना पढ़ना है। तो 2 बार फेल होने के बाद मुझे ये चीज़ ज़रूर समझ में आ गई थी कि उतना ही पढ़ना जितना एग्जाम हमको याद रह जाए, बाकी फालतू चीज़ पढ़नी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने योजना, कुरुक्षेत्र ये सब पढ़ना ही बंद कर दिया था कि एग्जाम में तो कुछ याद रहने वाला है नहीं है।
तो उतना पढ़ो जितना एग्जाम में काम आ जाए। तो आप टारगेट ऐसे कर सकते हो, जैसे काफ़ी सारे टॉपर्स है वो बताते हैं कि इसके सब्जेक्ट के लिए ये पढ़ना है। और जैसे पॉलिटी के लिए सब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। अब कोई आपको कितना भी बोल ले कि ये बुक भी पढ़ लो, वो ये बुक भी पढ़ लो, तो वो पढ़ना ही क्यों है? तब मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आने वाले हैं। तो आप रिसोर्स एक ही रखो और रिसोर्स कम से कम रखो। तो मैं यही करता था कि रिसोर्स कम से कम रखूँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ो। तो ये अगर आपके अंदर होगा तो आपके जितने भी रिसोर्स है, मार्केट में काफ़ी सारी अफवाह रहती है कि अंडर द सन जितना कुछ है वो सब यूपीएससी के अंदर आता है। यूपीएससी अपने सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पूछती। मैंने जब मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जो सिलेबस है वो तो मैं पढ़ ही नहीं रहा। तो उसके बाद मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे 3rd अटेम्प्ट में। तो सारे जैसे एक तो मेरे साथ ये भी दिक्कत थी क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी था जीएस के लिए, तो मैं हिंदी में इतने नोट्स अवेलेबल नहीं थे। तो मैं क्या करता था कि इंग्लिश के वो पढ़ता था, उसको मैं गूगल ट्रांसलेटर में डालता था, वो उसको हिंदी करता था, फिर उसको मैं पेस्ट करके उससे मैं अपने नोट्स बना लिया था। आजकल तो गूगल ट्रांसलेटर में तुम उसकी पीडीएफ डाल दो और अपने आप ही वो ट्रांसलेट करके दे देता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज करो और एक स्मार्ट स्टडी करो। हार्ड वर्क के साथ साथ अगर हम स्मार्ट वर्क भी करते हैं तो जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है और कम समय में हम उसको कर सकते हैं। वो चाहे पीयर ग्रुप हो, अगर आपके साथ 3-4 कॉम्पिटेंट लोग हैं जो आपकी कैटेगरी के हैं और उनको उसी टाइप का नॉलेज है, तो अगर हम 4 लोग बैठेंगे तो हम एक चीज़ के ऊपर, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन आया था तो मैं उसमें 10 एग्जाम्पल लिख दिया था, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे लोगों के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होने लगेंगे। आपने तो बिना कोचिंग के ही किया, तो आपने कैसे अपने टारगेट सेट किए? सर मुझे लगता है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड, आप प्रिपरेशन करने से पहले ही क्लैरिटी ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है। तो सर मैंने प्रिपरेशन करने से पहले पूरा अच्छे से टाइम लिया, रिसर्च करा, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। एंड सर मतलब मैंने अपना पूरा पेन पेपर लेके नोट डाउन कर लिया पहले ही, या मैंने अपने ईयर को डिवाइड कर लिया पहले, पता ईयरली टारगेट्स रख लिए। और टॉपर्स की टॉक से बहुत इंस्पिरेशन मिली कि कैसे करना चाहिए। सर कि मैंने डिसाइड किया कि पहले बेसिक बुक्स करते हैं जीएस की, जो हैं मोटी मोटी आपकी पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम। फिर सर मैंने डिसाइड किया कि फिर ऑप्शनल पे आते हैं एंड फिर बफर टाइम की तरह जो बच गया वो करते हैं, क्योंकि आप डिसाइड करते हैं कि बेसिक बुक सारी कर लेंगे बट हो नहीं पाती, कुछ फिर भी बच जाती हैं, तो बफर टाइम में वो करा लास्ट में। एंड आपके मेंस के बहुत सारे छोटे टॉपिक्स होते हैं, एथिक्स हो गया, एंड एथिक्स तो बड़ा है, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, बट मतलब मेन स्पेसिफिक है जो प्रीलिम्स में नहीं आते। तो सर वैसे मैंने कोशिश की कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाए कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत टाइम दिया सर इस एक्सरसाइज को, 1-2 महीने दिए, बट वो आ गया। तो उस पर स्टिक करने की कोशिश की, जो भी मैंने अपना पेन पेपर से लिखा था। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी सर, क्योंकि आप जैसे जैसे प्रोसीड करते हैं आप सीखते हैं कि अरे ये चीज़ गलत थी और मेरे को सूट नहीं कर रही जो उस टॉपर ने बोला। तो आप थोड़ा हिट एंड ट्रायल करके सीखते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं, बट एक ब्रॉड आपके पास होना चाहिए। ये जो सतीश आपने ये सवाल पूछा है पहली बार में यूपीएससी कैसे क्लियर करें, तो इन्होंने बता दिया है कि इसी तरीके से होगा। अरविंद का सवाल है कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, तो ये तो अभिनव आप बेहतर बताएंगे। सर इसमें ये है कि आप जॉब तो करें पूरी निष्ठा के साथ, जितने भी आपके वर्किंग आवर्स हैं, और उसमें आपकी 100% एफिशिएंसी दे। तो जॉब पहला ये है कि सर आप जॉब के साथ बेईमानी मत करें, या तो जॉब छोड़ दें या फिर जॉब को पूरा अपना 100% दें। जो भी आपके वर्किंग आवर्स हैं उसमें 100% एफिशिएंसी के साथ काम करें। दूसरा सर ये है कि जॉब के बाद आपके पास बहुत टाइम होता है, जॉब 8-10 घंटे होगी, आपके पास 24 घंटे है, तो अर्ली मॉर्निंग आवर्स उसको आप यूटिलाइज़ कर लें, या फिर जॉब के बाद 6-7 बजे के बाद जो टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज़ कर लें। फिर कई बार सर मिसलेनियस टाइम होता है आपके पास जो आप वैसे ही वेस्ट करते हैं, कि जैसे सर कोई रील्स वगैरह देख ली, यूट्यूब, सोशल मीडिया, तो वो जो मिसलेनियस टाइम है वो आप कट डाउन कर सकते हैं। जैसे ट्रैवल कर रहे हैं आप कहीं, तो वो मिसलेनियस टाइम है, आप मेट्रो में, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो यू एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। तो वो मिसलेनियस टाइम है, उसको आप उसमें एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर दें, उसको भी यूटिलाइज़ करें पॉजिटिवली। तो ये ऐसा करके सर टाइम इधर उधर से निकाल के मैनेज किया जा सकता है। एक सवाल और है कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसके चयन का क्या तरीका होना चाहिए, उसकी क्या प्रक्रिया है? मेरे केस में ये था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो मेरी ग्रेजुएशन है होम साइंस ऑनर्स में, उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं था ऑप्शनल में, तो आई हैड टू चूज़ बाहर से। तो मैंने बायो तक पढ़ा है 12th तक, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बायो में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने जूलॉजी ऑप्ट कर लिया था। बट इन हाइंडसाइट ये काफ़ी बैड डिसीजन था, बिकॉज आई हैव नॉट ग्रेजुएटेड इन इट, और उसमें बहुत डायग्राम्स होते थे, बहुत कुछ होता था। तो इसलिए मैंने जब अपना फर्स्ट प्री दिया
एंड अभी रिजल्ट भी नहीं आया था एंड मैं सोच रही थी कि अगर क्लियर भी हो गया तो शायद मैं मेंस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि जूलॉजी इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो जब मेरा रिजल्ट आया ना, आई कुडंट क्लियर प्री, तो मैंने उसी टाइम अपना ऑप्शनल चेंज किया। आई टुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आउटसाइड ऑप्शनल ले रहे हो तो आपको पहले जो बेसिक जीएस के सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। तो मैंने पढ़ रखे थे जीएस के सब्जेक्ट्स, तो मुझे पॉलिटी इंटरेस्टिंग लगती थी, तो इसलिए मैंने पब एड को चूज़ किया और फिर मैंने उसके लिए पढ़ाई वगैरह शुरू करी, तो उसमें फिर मेरे को अच्छा रैंक मिल पाया। अच्छा, बताइए। सर मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है बट मेरा बैकग्राउंड ईसीई से है। तो सर पहली तो चीज़ थी कि यूपीएससी ईसी ऑफर नहीं करती, इलेक्ट्रिकल करती है। इलेक्ट्रिकल के लिए सर थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है जो हमें ग्रेजुएशन के टाइम नहीं पढ़ाते हैं। एंड टेक्निकल चीज़ है तो उसे थोड़ा चाहिए कि कोई पढ़ा दे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। सर एंथ्रोपोलॉजी मैंने इसलिए चूज़ करा, मेरा 11-12 तो इंजीनियरिंग करा है, 11-12 में मेरे पास बायो भी थी। तो सर जो एंथ्रोपोलॉजी में एक फ़िज़िकल एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट आता है, उसमें आप जेनेटिक्स पढ़ते हो, इनहेरिटेंस पढ़ते हो और थोड़ा ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हो। तो सर मैं काफ़ी इजीली ग्रैस्प कर पाती थी उन कॉन्सेप्ट्स को और मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता था। तो एक बार वो चीज़ हो गई तो उस पर विश्वास बढ़ा। तो सर मैं यही कहूँगी कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले करें। मेरी स्ट्रेंथ ये थी तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया एंड जिसकी जो स्ट्रेंथ है, इंटरेस्ट है, आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप इन पे प्ले करें तो आप एक सही ऑप्शन ले पाएंगे। कई बार ऐसा होता है अभिनव कि लोग देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में ज़्यादा सक्सेस रेट आ रहा है तो उस सब्जेक्ट को ले लिया जाए कि बाकी लोग भी इसी में पास कर जा रहे हैं, ऐसा होता है? सर ऐसा होता है, लोग देखते हैं कि कुछ ऑप्शनल्स हैं जिनमें काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो वो लोग वो ले लेते हैं ऑप्शनल। बट ये स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करती बिकॉज सर हर ऑप्शनल में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक्सेप्शनली वेल कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स इनके नॉर्मल मार्क्स हैं और कुछ के बिलो एवरेज मार्क्स भी आए हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को सोल फैक्टर नहीं बनाना चाहिए सर जब भी वेन एवर वन इज चूजिंग एन ऑप्शनल। ये एक फैक्टर है बट इसके अलावा भी जैसे लगीमा ने बताया है कि रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं है, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, तो बाकी सारे फैक्टर्स को भी कंसिडर करना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके फिर जीरो इन करना चाहिए कि क्या ऑप्शनल लेना है। आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा सर मैथमेटिक्स था। हाँ, आजकल एक रील चल रही है कि समबाहु और विषम बाहु जो है ये त्रिभुज है, राक्षस के नाम नहीं है। ऐसा आजकल एक जोक चलता है। तो मैथ तो बड़ा टफ माना जाता है, तो ये सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसा था आपका? शुरू से ये था या फिर नहीं सर, मैं कॉलेज में तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मेरा सिविल इंजीनियरिंग था और सिविल इंजीनियरिंग भी ऑप्शन अवेलेबल है यूपीएससी में। मेरे सीजीपीए भी काफ़ी अच्छे थे, 8.8 थे कॉलेज में। लेकिन पता नहीं मेरा जैसे सिविल इंजीनियरिंग एक तो मैथमेटिक्स लेने का रीज़न ये था कि मैं हिंदी में लिखने वाला था पेपर जीएस वाले, तो सिविल इंजीनियरिंग को हिंदी में लिखना काफ़ी टफ होता है। लेकिन यूपीएससी ने अभी ये सुविधा दे दी है कि एक जनरल स्टडीज़ आप अलग मीडियम में लिख सकते हो और ऑप्शनल अलग मीडियम में लिख सकते हो। तो ऑप्शनल मेरा इंग्लिश मीडियम था और बाकी जैसे मैथ में मेरा अच्छा था, जैसे 10th में अच्छा था, 12th में भी अच्छा था और मैथ पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट भी था। और मैथ ऐसी सब्जेक्ट थी जिसको पढ़ते टाइम में कभी बोर नहीं होता था कि अगर जीएस पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, फिर नींद भी नहीं आती थी। अगर नींद आ रही है तो नींद भी भाग के चली गई। लेकिन इसमें जैसे अब अभिनव भाई भी बता रहे थे कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या 2 बार जब मैंने मैथमेटिक्स से एग्ज़ाम दिया तो मेरे नंबर नहीं आ रहे थे, लेकिन 2 बार जब मैंने दिया तो काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। जैसे लास्ट ईयर मेरे 282 थे और इस बार मेरे 312 312 नंबर है मैथमेटिक्स में, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स है। तो आप यही देखो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है और उसके लिए रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है, उसका सिलेबस कितना बड़ा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मेरे पढ़ाई में लगभग 60 से 70% टाइम मैं मैथमेटिक्स को ही दिया हूँ, लेकिन उसका कहीं ना कहीं फिर आउटपुट मिल गया। जी स्मृति। सर मेरा जूलॉजी ऑप्शनल था। अभी तब जब उसने बताया कि जूलॉजी बहुत टफ सब्जेक्ट होता है, डायग्राम बना, तभी दोनों ने हंसना शुरू कर दिया था। हाँ बताओ। इट्स अ टफ सब्जेक्ट तो है बट मैंने डायग्राम सारे बना दिए। ग्रेजुएशन साइंसेज में की नहीं सर, वो बहुत ट्रायल बाय फायर था ऑप्शनल लिखना मेरे लिए, बिकॉज मैं फिर लॉ भी कर रही थी, तो ये बहुत डिफिकल्ट तो था सर। एंड इन हाइंडसाइट आई डोंट नो कि मैं वो रिपीट करूँगी या नहीं, तो ये मैं बहुत फुल डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि जूलॉजी, बट आप जब फॉर्म भर रहे होते हो तब का माइंडसेट और जब आप मेंस लिख रहे होते हो तब का माइंडसेट बहुत अलग होता है, तो वो रिवीजन करना वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। बट ये था सर कि बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैंने यूनिवर्सिटी में भी मेरी 2nd रैंक थी इसमें, तो वो एक फैक्टर था सर कि मेरा स्ट्रेंथ थी जूलॉजी। तो आई थिंक इसको लेकर मैं आगे बढ़ी और उसी में अच्छा रिजल्ट हुआ सर। अच्छा, आपसे अंबिका मैं ये सवाल पूछता हूँ आखिरी कि कुल कितने नंबर होते हैं
और किस प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में कितने कितने नंबर आ जाने पे आदमी सेलेक्ट हो जाता है? सो प्रीलिम्स सबसे पहले 2 पेपर होते हैं, GS1 और CSAT, GS और CSAT। तो वो तो क्वालिफाइंग पेपर होता है। CSAT में आपको 33% लाना होता है, और प्रीलिम्स का हर साल कट ऑफ आता है जो कैटेगरी वाइज फिर से होता है, और मेंस होता है जो असली में डिसाइड करता है एग्ज़ाम को। तो मेंस में टोटल 9 पेपर्स होते हैं। सो ऐसे पेपर होता है, 4 GS के पेपर होते हैं, 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, कोई रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश कंपलसरी। ये दोनों कंपलसरी होते हैं जिसका एडिशन नहीं होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। अगर इसमें आप पास नहीं होते तो आपके बाकी पेपर्स करेक्ट नहीं किए जाते हैं। फिर आपके ऑप्शनल के पेपर होते हैं जो 2 पेपर होता है, तो ऑप्शनल आप चूज़ कर सकते हो। तो टोटल ऐसे 9 पेपर होते हैं। पूरा मेंस का वेटेज जो होता है वो 1750 का होता है। I'm right. फिर इंटरव्यू होता है जो आखिरी स्टेज है। इंटरव्यू का वेटेज होता है 275 मार्क्स, और जो आपका फाइनल रैंक डिसाइड होता है वो सिर्फ आपके मेंस और इंटरव्यू मार्क्स को ही जोड़ के होता है। तो प्रीलिम्स का सिर्फ क्वालिफाइंग तक ही रोल है, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के जो कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हुए होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो आपको ये पूरी बातचीत, हमारे न्यूज़ रूम में ये 6 टॉपर आए, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी बड़े आसान भाषा में। और 18-20 घंटे तो नहीं पढ़ना होता ना, है? सामान्य पढ़ाई से हो जाएगा ना 6-7-8 घंटे से, तो उतने में काम हो जाता है। तो आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप।